Welcome back. Good afternoon to all of you. Let us go ahead with our discussion on the topic of income from salary. We have seen yesterday what are the meaning of अपना अलाउंसेस पूरा हो गया था और उसके बाद में हमने प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी के बारे में बात करना चालू किया था. प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी में हमने कल क्या क्या देखा, 10-10 देखा, 10-10 ए देखा और 10-10 डबल ए देखा. 10-10 मतलब कौन था? ग्रेजुएटी. 10-10 ए मतलब कौन था? पेंशन. और 10-10 डबल ए मतलब कौन था? लीव सैलरी. बराबर. सो 10-10 में ग्रेजुएटी के बारे में क्या देखा था हमने? बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखी थी. सबसे पहले ग्रेजुएटी कब मिलेगा, अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो क्या, और एट द टाइम ऑफ डेथ रहेगा तो क्या, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रहेगा तो क्या. अगर सपोज डेथ के टाइम ग्रेजुएटी मिलती है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय को नहीं मिलती है, उसके फैमिली मेंबर को मिलती है. तो नंबर वन वो सैलरी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि सैलरी होने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है. वहाँ पे वो रिलेशनशिप नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? बाई डिफॉल्ट इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉट एन सैलरी इनकम. लेकिन ऊपर से वो कैपिटल रिसीट है, इसका मतलब वो इनकम भी नहीं है. तो डेथ वाला ग्रेजुएटी को हम छोड़ ही देते हैं, इनकम टैक्स उसको देखता भी नहीं है. फिर रहेगा कौन? रिटायरमेंट वाला ग्रेजुएटी. रिटायरमेंट के वक्त या फिर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलता रहेगा. तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो हम बोलेंगे फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि वो बुढ़ापे का सहारा नहीं है, वो एडिशनल इनकम है विच इज गोइंग टू बी यूज बाय यू. और एनीवे तुम्हारा स्लैब रेट उसके से बड़ा कुछ चेंज होता नहीं है, तो वी आर गोइंग टू टेक इट एज फुल्ली टैक्सेबल. सेकंड क्या देखा था? रिटायरमेंट टाइम मिलता रहेगा तो हम पूछेंगे किसको मिल रहा है. गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो पूरा पूरा एग्जाम. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा? उसमें दो अलग अलग पॉइंट, कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट और नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट. कवर्ड रहेगा तो क्या बोलना पड़ेगा? उसके तीन अलग अलग पॉइंट्स है, उसमें जो छोटा रहेगा वो कंसिडर करो. और नॉट कवर्ड रहेगा तो भी तीन पॉइंट है, उसमें जो छोटा रहेगा उसको एग्जाम कंसिडर करो, बाकी के अमाउंट को टैक्सेबल कंसिडर करो. दोनों में फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट सेम है. फर्स्ट पॉइंट क्या है? ₹25 लाख के 20 लाख? 20 लाख, शाबाश. और थर्ड पॉइंट क्या है? एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव. और बीच का पॉइंट दोनों में चेंज है. अगर कवर्ड रहेगा तो इन दैट केस बोलना पड़ेगा सैलरी लास्ट ड्रॉन इनटू 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और एनी पार्टनर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months. और अगर सपोज वो नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट रहेगा तो क्या बोलना पड़ेगा? एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और एनी पार्टनर ऑफ बोलने का नहीं है, ओनली कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस एंड मल्टीप्लाइड बाय 15/30. ऐसा अलग अलग पॉइंट था. फिर ग्रेजुएटी का वर्किंग करके हो गया, 10-10 खत्म हो गया. फिर हमने देखा 10-10 ए, उसमें अंदर आया पेंशन. पेंशन के बारे में हमने क्या बोला कि अगर सपोज आपका पेंशन आप 1/1/2004 के बाद में ज्वाइन हुए रहोगे, 1/4/2004 के बाद, तो इन दैट केस आपको एनपीएस चालू होता है, तो यहाँ पे मत आना. लेकिन अगर सपोज आप वो वाले नहीं हो तो इन दैट केस यूनो के एम्प्लॉय को पेंशन मिलता रहेगा तो हम बोलेंगे वो सारा का सारा एग्जाम्प्ट है. अगर फैमिली मेंबर को पेंशन मिलता रहेगा यूनो के एम्प्लॉय को या फिर आर्म फोर्सेस के फैमिली मेंबर्स को, इन दैट केस वो भी सारा का सारा एग्जाम्प्ट है. बाकी के फैमिली मेंबर्स को अगर पेंशन मिलता रहेगा तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं होगा, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा. और अगर वो फैमिली मेंबर्स को नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉय को मिल रहा है लेकिन यूनो वाला एम्प्लॉय नहीं है और ऊपर से एनपीएस वाला एम्प्लॉय भी नहीं है, तो इन दैट केस उनको पूछेंगे कि आपको पेंशन कैसे मिल रहा है. अगर वो अनकमिटेड रहेगा तो सारा का सारा टैक्सेबल. अगर वो कमिटेड रहेगा तो उसके दो पार्ट हो जाएंगे. पहला पार्ट कौन सा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो सारा का सारा एग्जाम. और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा? तो उसके दो पार्ट हो जाएंगे, कवर्ड ऑलरेडी रिसीविंग ग्रेजुएटी और नॉट रिसीविंग ग्रेजुएटी. ग्रेजुएटी मिला रहेगा तो अमाउंट कमिटेड अपॉन परसेंटेज कम्पिटिशन इंटू 1/3 विल बी एग्जाम. और नहीं मिला रहेगा तो अमाउंट कमिटेड अपॉन परसेंटेज कम्पिटिशन इंटू हाफ, दैट विल बी एग्जाम. ऐसा अलग अलग पॉइंट अपना देख के हो गया था पेंशन के बारे में. फिर उसके बाद में हमने देखा किसका पॉइंट? लीव सैलरी का पॉइंट. लीव सैलरी में फिर से एक बार बोला कि अरे यार डेथ के टाइम मिला रहेगा तो फैमिली मेंबर के हाथ में मिल जाएगा, कैपिटल रिसीट है, इनकम भी नहीं है, सैलरी भी नहीं है, छोड़ दो. लेकिन अगर सपोज वो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलता रहेगा तो सारा का सारा टैक्सेबल. अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता रहेगा तो पूछेंगे कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. गवर्नमेंट रहेगा तो सारा का सारा एग्जाम. नॉन गवर्नमेंट रहेगा तो उसके दो पार्ट वाला कुछ नहीं, डायरेक्टली उसको चार अलग अलग पॉइंट्स बोलेंगे. 4 पॉइंट के अंदर हम लोग उसको एग्जाम्पशन कंसिडर करेंगे. 4 पॉइंट कौन सा है? पहला पॉइंट कितना है? 25 लाख है. ग्रेजुएटी में वो 20 लाख था, यहाँ पे वो 25 लाख है. दूसरा पॉइंट कौन सा? एवरेज सैलरी इंटू 10 मंथ. तीसरा पॉइंट कौन सा? एवरेज सैलरी इंटू अर्न लीव. और चौथा पॉइंट कौन सा है? द एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड विच एवर इज लेस, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एग्जाम. फिर वो एवरेज का मतलब क्या? एवरेज मींस एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ लास्ट 10 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट इन केस ऑफ लीव सैलरी एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट इन केस ऑफ ग्रेजुएटी. फिर सैलरी का मतलब क्या? ग्रेजुएटी में भी और यहाँ पे भी, लीव सैलरी में भी. सैलरी का मतलब बाय डिफॉल्ट होता है गेस्टेटेड डुप्लीकेटर वर्सेस सीआईटी. इसका मतलब बेसिक प्लस डीए इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय. सिर्फ वो ग्रेजुएटी में कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट रहेगा तो सैलरी का मतलब थोड़ा अलग है. वहाँ पे सैलरी मतलब सैलरी प्लस डीए, मतलब बेसिक प्लस डीए, उतना ही बोला जाता है. फिर उसके बाद में हमने और कुछ चीज़ देखी थी कि अर्न लीव एंटाइटलमेंट कैनॉट एक्सीड मोर देन 30 days फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. उसके हिसाब से कल हमने एक स्पेशल प्रॉब्लम भी करके देखा था. एक ही प्रॉब्लम हमने गुप्ता जी का कुछ तो प्रॉब्लम था, वो हमने 2 बार सॉल्व करके देखा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा. देन वी स्टडीड अबाउट प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड के अंदर क्या देखा था हमने? 4 अलग अलग टाइप के प्रोविडेंट फंड रह सकते हैं. एक कौन? एसपीएफ, दूसरा कौन? आरपीएफ, तीसरा कौन? यूआरपीएफ और चौथा कौन? पीपीएफ. एसपीएफ रहेगा तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट एन इनकम, एटीसी में उसको डिडक्शन मिल जाएगा. एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट एन इनकम, दोनों के ऊपर का इंटरेस्ट नॉट एन इनकम.
और बाद में रिटायरमेंट में जो पैसा मिलेगा सारा का सारा अमाउंट लमसम में मिलेगा तो एग्जाम्प्ट है। उसके बाद में अगला अमाउंट आया था आरपीएफ। आरपीएफ में क्या बोला था कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नॉट एन इनकम, एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर वो 9.5% से कितना रही, 9.5% के 12%, दो अलग अलग दिया ना हमने वहाँ पे, एक इंटरेस्ट के लिए परसेंटेज है और एक सैलरी के लिए, मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना पकड़ने का नहीं पकड़ने का उसके लिए परसेंटेज है। देखो चाहे तो टेबल लिखा है, कितना है 12%। 12% के ऊपर रहेगा तो इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज सैलरी। नहीं सर 12% से अंदर है मैं बोलूंगा, लेकिन और एक पॉइंट है 7.5 लाख रुपए के ऊपर रहेगा तो फिर से बार इट विल बी कंसिडर्ड एज सैलरी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वहाँ पे क्या कंसिडर करने का, 9.5% के ऊपर रहेगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज सैलरी इनकम। और बाद में जब पैसा मिलेगा तो एग्जाम्प्ट, इट विल बी कंसिडर्ड एज एग्जाम्प्ट। लेकिन बाद में जो पैसा मिल रहा है वहाँ पे हम पूछेंगे कि बाबा आपका एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स कम से कम 5 साल पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर 5 साल के अंदर जब मारते रहोगे तो हम लोग उसको टैक्सेबल करेंगे। 5 साल के ऊपर जाने के बाद में रिटायर होते रहोगे तो हम बोलेंगे ठीक है एग्जाम करने को तैयार है। उसके अंदर भी क्या बोलेंगे, 5 साल के अंदर बेचारा जब मारने का कारण क्या है, इलनेस और शट डाउन बाय द एम्प्लॉयर। तो दीज आर द रीजन विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉई। इन दैट केस हम बोलेंगे ठीक है फिर जाने दो, उसको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, अगर वो बोलते हैं नहीं सर मैं छोड़ रहा हूँ लेकिन मैं दूसरे एम्प्लॉयर के पास जा रहा हूँ और मेरा यहाँ का आरपीएफ का बैलेंस मैं वहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, फिर से बार हम बोलेंगे ठीक है फिर 5 साल के अंदर छोड़ा रहेगा तो भी थप्पड़ नहीं मारेंगे। और अगर बोलते हैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ और वहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ पे आरपीएफ नहीं लेकिन वहाँ पे एनपीएस है तो वहाँ पे ट्रांसफर कर दो, तो हम बोलेंगे ठीक है 5 साल के अंदर छोड़ा रहेगा तो भी थप्पड़ नहीं मारेंगे। ऐसा अलग अलग पॉइंट देखे हुए था। यूआरपीएफ में क्या बोला था, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं पकड़ने का। और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सीधा बोलेंगे कि जो पैसा मिलेगा उसका 4 टुकड़ा कर दो। एक एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन वो दैट इज नॉट एन इनकम, वो तुम्हारा पैसा तुमको वापस मिल रहा है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसके ऊपर का इंटरेस्ट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरी, और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन के ऊपर का इंटरेस्ट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पीपीएफ के बारे में क्या बोला था, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता ही नहीं है, सब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहता है, तो देयर इज नो डिफिकल्टी ऑफ ट्रीटिंग इट एज इनकम। उसके ऊपर का इंटरेस्ट ऑल्सो इज एग्जाम्प्ट। और रिटायरमेंट के टाइम मतलब वो जब बंद करोगे पीपीएफ अकाउंट तो पैसा मिलेगा, इट विल बी अगेन कंसिडर्ड एज एग्जाम्प्ट। ऐसा अलग अलग पॉइंट अपना देख के हो गया था। उसमें ये स्पेशल पॉइंट्स हमने लिख के रखे थे कि इंटरेस्ट का कैसे वर्किंग करने का। ये इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ ऑन एंटायर बैलेंस अप टू 31 मार्च 21 वो सारा का सारा इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट रहेगा। उसके बाद में जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसमें चेक करने का कि इस साल का कंट्रीब्यूशन के ऊपर का इंटरेस्ट का अमाउंट, कंट्रीब्यूशन अप टू रुपीज 2,50,000, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन अप टू रुपीज 2,50,000 वहाँ तक का एग्जाम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर रहेगा तो टैक्सेबल होने वाला है। ओके, दीज आर द पॉइंट्स व्हिच वी हैव कंसिडर्ड यस्टरडे। आज अपने को भी प्रॉब्लम चेक करने का है। ओके चलिए, प्रॉब्लम में क्या आएगा, मिस्टर ए रिटायर्स फ्रॉम सर्विस ऑन 31 दिसंबर 2023 आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। उन्होंने बोल कर रखा 25 साल का उसने काम किया हुआ है। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर ऑफ 23-24। बेसिक पे 16,000 पर मंथ फॉर 9 मंथ्स 1,44,000, क्योंकि 31 दिसंबर को रिटायर हो गया था, इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 9 मंथ्स का उसको सैलरी मिल चुका है। और वो कितना है बराबर से 16,000 इंटू 9 मतलब 1,44,000। डियरनेस पे 50% फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स रुपीज 8,000 पर मंथ फॉर 9 मंथ्स, अमाउंट कितना हो गया 72,000। डियरनेस पे 50% फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स रुपीज 8,000 पर मंथ फॉर 9 मंथ्स। हम बोलेंगे ठीक है, और उन्होंने खुद ही बोल कर रखा है कि सारा का सारा डीए को कंसिडर मत करना, उसका 50% कंसिडर करना फॉर गेस्टेड नेट डुप्लीकेटर वर्सेस सीआईटी विच इज एप्लीकेबल फॉर प्रोविडेंट फंड ऑल्सो। वो जो 12% कैलकुलेट करने का है, तभी सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। नेक्स्ट, लमसम पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। मैं बोलूंगा अरे बाप रे, अगर यूआरपीएफ के पास से उसको लमसम पैसा मिलता है तो उसके 4 टुकड़े करने पड़ते हैं। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नॉट एन इनकम, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसके ऊपर का इंटरेस्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, और एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन के ऊपर का इंटरेस्ट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट, डिपॉजिट्स इन पीपीएफ अकाउंट उसको वापस मिल रहा है 40,000, या फिर उसने डिपॉजिट किया हुआ है, सॉरी वापस मिल रहा नहीं बोला है, डिपॉजिट किया उसने 40,000 रुपीज। आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम यूआरपीएफ द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वाज 2,20,000 एंड इंटरेस्ट देयरऑन वाज 50,000। मैं बोलूंगा मतलब ये जो 6 लाख मिला है उस 6 लाख के अंदर 2,20,000 कौन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और 50,000 कौन है, उसका इंटरेस्ट है। मैं बोलूंगा सारा का सारा 2,70,000 इज इनकम फ्रॉम सैलरी। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन वाज 2,50,000, मैं बोलूंगा दैट इज नॉट एन इनकम, एंड इंटरेस्ट देयरऑन वाज 60,000, मैं बोलूंगा दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, सो मैं कह सकता हूं ये क्या है, सैलरी इनकम है, ये क्या है, सैलरी इनकम है, ये क्या है, नॉट एन इनकम, और ये क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द यूआरपीएफ इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ऑफ 24-25। ओके, सिंपल है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा चीज़ वर्किंग कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ पूछा है कि टैक्सेबल पोर्शन ऑफ यूआरपीएफ बताओ, उन्होंने ग्रॉस सैलरी वाला कैलकुलेट करने को नहीं बोला है, लेकिन मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। समझते मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले बेसिक सैलरी को पकड़ लो क्योंकि वो तो हमेशा टैक्सेबल रहता है। ओके, बाद में डीए, सर उसमें तो सिर्फ 50% पकड़ने का, फटका मारूंगा,
50% पकड़ने का किसके लिए? एग्जाम्शन एचआरए का कैलकुलेट करने का रहेगा, एग्जाम्शन ग्रेच्युटी का कैलकुलेट करने का रहेगा, एग्जाम्शन लीव सैलरी का कैलकुलेट करने का रहेगा, एग्जाम्शन प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेट करने का रहेगा। तो वहां पे अपने को गेस्ट स्टेटमेंट डुप्लीकेटर लगता है। मैं पहले जो कॉलम बना रहा हूं वो किसके लिए? इनकम टैक्स में कितना सैलरी टैक्सेबल होगा, और इनकम टैक्स के लिए जितना डीए है दैट इज एन अलाउंस गिवन फॉर पर्सनल बेनिफिट। और पर्सनल अलाउंस का लॉजिक क्या रहता है? जनरली दे आर टैक्सेबल, तो सारा का सारा टैक्सेबल होने ही वाला है। इसके लिए 72,000 आउटर कॉलम में ले लिया। फिर लमसम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम यूआरपीएफ जो है उसके अंदर के जो 4 अलग अलग पॉइंट थे उसमें से 2 पॉइंट को हम क्या कंसिडर करेंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रिब्यूशन 2,20,000 एंड इंटरेस्ट अराउंड 50,000, 2,70,000 विल बी कंसिडर्ड इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी का अमाउंट आगे नहीं सर, आप भूल गए, एक 60,000 है, उसका क्या करने का? मैं बोलूंगा हाँ बाबा वो 60,000 है लेकिन वो अदर सोर्सेस है, और मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने उसको कंसिडर नहीं किया हुआ है। तो टोटलिंग कितना आया मेरा? 1,44,000 प्लस 72 प्लस 2,70,000 मतलब 4,86,000। ये कौन है? मेरा ग्रॉस सैलरी है। ग्रॉस सैलरी में से मुझे क्या मिलता है? डिडक्शंस मिलता है। मैंने डिडक्शंस आपको सिर्फ वो फॉर्मेट लिख के दिया था, बड़ा वाला ऑप्शनल स्कीम एंड डिफॉल्ट स्कीम में, तब लिख के दिया है, उसके बारे में डिस्कशन किया नहीं, मुझे पता है। उसका डिस्कशन मैं और डिटेल में बाद में करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है कि अपना हीरो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, मतलब उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन क्लेम करने को मिलने वाला नहीं है। प्रोफेशन टैक्स उसने पे किया नहीं किया, प्रॉब्लम इज साइलेंट अबाउट द सेम, कि उसने प्रोफेशन टैक्स पे किया कि नहीं किया, तो प्रोफेशन टैक्स से भी डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? मतलब उसको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना रहता है? आइदर द अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी और 50,000 विच एवर इज लेस, मतलब उसको 50,000 रुपये डिडक्शन मिल गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो 4,86,000 माइनस 50 मतलब बच गया कितना? 4,36,000। ये क्या हो गया उसका? इनकम फ्रॉम सैलरी, नहीं तो नेट इनकम फ्रॉम सैलरी। बाद में उसमें ऐड करूंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसके अंदर कौन आएगा? उसका इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रिब्यूशन रिसीव्ड 60,000। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि वो अदर सोर्सेज करके ट्रीट करना था। तो व्हाट रिमेन्स इज कॉल्ड एज ग्रॉस टोटल इनकम नाउ, एंड एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बैक इन लमसम इज नॉट रेटेड एज इनकम, तो उसको छोड़ देने का। सर वो पीपीएफ का क्या करने का? ये पीपीएफ 40,000 उसका क्या करने का? उसने पीपीएफ में से पैसा विड्रॉ नहीं किया, उसको पीपीएफ में पैसा डिपॉजिट किया उसने। पीपीएफ में डिपॉजिट किया मतलब वो इनकम नहीं, वो एक्सपेंडिचर है, तुम्हारा सेविंग है, एक्चुअली स्पीकिंग इन्वेस्टमेंट है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? एक्चुअली जब मैं चैप्टर 6 का डिडक्शन सिखाऊंगा तो एटीसी नाम का जो डिडक्शन है उसके अंदर ये पीपीएफ का 40,000 रुपये उसको माइनस करने को मिलेगा। मैं यहाँ पे ग्रॉस सैलरी के वहाँ पे रुका नहीं हूँ, नेट सैलरी कैलकुलेट करके अदर सोर्सेज कैलकुलेट करके जीटीआई तक गया हूँ, लेकिन मैं आगे टीआई नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ। टीआई मतलब क्या? टोटल इनकम। और अगर मुझे जीटीआई से टीआई के पास जाने का रहेगा तब मैं चैप्टर 6 से माइनस करूंगा, तब मैं पीपीएफ का अमाउंट को माइनस करने वाला था, लेकिन मैं यहीं पे रुक गया। इनफैक्ट मैंने एक्स्ट्रा सॉल्व किया हुआ है। प्रॉब्लम में तो पूछा था कि कितना टैक्सेबल है प्रोविडेंट फंड, उतना ही बताओ। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? वो आपको फॉर्मेट दिखना चाहिए, इसके लिए मैंने सिखा दिया। और चैप्टर 6 से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे ही मैं कुछ तो डालते जाऊंगा तो देयर इज अ ग्रेटर चांस के बाद में आपको कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए मैं जानबूझ के अभी तक चैप्टर 6 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो फिर फटाफट से पूरा कर लो। We are on page number 33.
या बसा हो येस, भरपूर ऑनलाईन, थोडे थोडे ऑफलाईन. Complete? चलो, let us consider next point. Will your answer be different if the fund mentioned above was recognized provident fund? अगर वो recognize रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, 5 साल पूरा किया, क्या बताओ, समझने में कैसे बोल रहा हूँ. और 5 साल पूरा किया रहेगा तो हम ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे. 5 साल पूरा किया रहेगा तो तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि हमारा बेसिक रूल क्या है, आरपीएफ रहेगा तो एग्जाम अंडर सेक्शन 10-12 सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन. कंडीशन कौन सा, नोट नंबर 2 में दिया हुआ है. नोट नंबर 2 में क्या बोला है कि वो 5 साल का कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए, फिर कम चलता है, देयर इज नो प्रॉब्लम. सो यहाँ पे तूने बोल कर उसका 25 साल पूरा हो गया, मतलब 5 साल 100% पूरा हो गया. समझने में क्या बोल रहा हूँ. तो इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज इट इज फुली एग्जाम. क्लियर? सिंस द फंड इज रिकॉग्नाइज वन एंड मैच्योरिटी is taking place after the service of 25 years, the entire amount issued on the maturity of RPF will be fully exempt from tax. ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7. वी आर ऑन स्लाइड नंबर 33, वो भी लिख लो फटाफट से.
कंप्लीट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर बी इज वर्किंग इन XYZ लिमिटेड एंड हैज गिवन द डिटेल्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर ऑफ 23-24। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज ग्रॉस सैलरी फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो। तो ये XYZ लिमिटेड में काम कर रहा था, प्रीवियस ईयर 23-24 की बात कर रहा है और अपनी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने को आपको बोल रहा है। देखो उन्होंने खुद बोला ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करो, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नेट इनकम फ्रॉम सैलरी पूछा हुआ नहीं है। बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ है। DA 50% इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, अच्छी बात है, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है, इसका मतलब ये शायद हम लोग एग्जाम्शन कैलकुलेट करने के लिए इसको सैलरी में इंक्लूड कर सकते हैं। टर्नओवर ड्यूरिंग ईयर 50 लाख, बोनस 40,000, ग्रेजुएटी 25,000, हिज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF 20,000, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF 20% ऑफ हिज बेसिक सैलरी। बच्चा लोग का दिमाग फट से चलता है, सर हमको मालूम है कि 12% के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूट किया रहेगा तो वो टैक्सेबल हो जाता है, तो 20% कॉन्ट्रीब्यूट किया मतलब टैक्सेबल हो जाएगा। मैं बोलूँगा शाबाश, बड़ा अच्छा याद है कि 12% के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूट किया रहेगा, RPF है, और 12% के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूट किया तो इन दैट केस इट इज कंसिडर्ड एज टैक्सेबल। तो मतलब 20% और 12% के बीच का डिफरेंस मतलब 8% विल भी टैक्सेबल। ऐसा फट से कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट कैलकुलेट करता है। मैं बोलूँगा ये भी बराबर है, लेकिन एक थोड़ा गड़बड़ है, उसने 20% ऑफ इस बेसिक सैलरी बोला हुआ है और हम जो 12% बोलते हैं वो 12% बेसिक सैलरी नहीं है, 12% सैलरी एज पर गेस्टेड एंड डुप्लीकेट वर्सेस CIT है। मतलब हमारा 12% और उनका 20% अलग अलग चीज़ों पर कैलकुलेट किया जाएगा। हमारा 12% किसके ऊपर है, तो बेसिक प्लस DA इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय का 12% है, और उनका 20% किसका है, उनका 20% सिर्फ बेसिक सैलरी का है। तो मैं डायरेक्टली 20% और 12% के बीच का डिफरेंस 8% कंसिडर नहीं कर सकता हूं। हाँ, अगर वो ऐसा बोलते थे कि 20% ऑफ हिज बेसिक सैलरी प्लस DA इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय, इसका ही 20% कैलकुलेट किया है, मैं बोलूँगा अच्छा, मतलब जब कंट्रीब्यूशन करना था तो भी उन्होंने गेस्टेड एंड डुप्लीकेटर फॉलो किया है और इनकम टैक्स को गेस्टेड एंड डुप्लीकेटर को ही फॉलो करता है, तो दोनों का बेसिस सेम है, तो मैं डायरेक्टली 20% और 12% को कंपेयर कर सकता हूं और 8% को चेक कर सकता हूं कि टैक्सेबल बोलना पड़ेगा। यहां पे मैं 20% और 12% को कंपेयर करके डायरेक्टली 8% को टैक्सेबल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि 20% का बेसिस अलग है और 12% का बेसिस अलग है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? फिर भी नहीं समझा रहेगा तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। इफ सपोज आई हैव टोल्ड यू कि मैं क्या दूंगा आपको, लेट अस से 15% दूंगा कमीशन। समझो मैं कैसे बोल रहा हूं? और बाद में जब साल खत्म हो गया तो मैंने बोला नहीं यार 15% नहीं दे सकता हूं, मैं तुमको 20% दूंगा कमीशन। ओके, यू टेल मी, यू विल बी हैप्पी और यू विल नॉट बी हैप्पी? यू विल बी हैप्पी, क्योंकि यार 15% की जगह 20% मिल रहा है। मैं बोलूँगा हाँ, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि 15% मैं आपको सेल्स का देने वाला था, अब मैं आपको 20% दूंगा, लेकिन 20% नेट प्रॉफिट का दूंगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? तुम बोलोगे हाँ सर, मतलब मुझे 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। मैं बोलूँगा नहीं राजा, तेरा दिमाग चला के देख, क्योंकि वो 15% किसका था, सेल्स का था। तो जितना सेल्स है सारे के सारे का 15% होता है, और ये 20% जो है वो नेट प्रॉफिट का है। तो तू ये नहीं बोल सकता है कि सर सेल्स अपना कितना था इस साल का, 1 करोड़ था, उसका 15% मतलब मुझे 15 लाख मिलेगा ऑलरेडी मालूम था, और आपने 20% देने का वादा किया, मतलब आप मुझे और 5 लाख एक्स्ट्रा देने वाले। मैं बोलूँगा नहीं राजा, ऐसे बिल्कुल नहीं है, दोनों का बेसिस अलग अलग है। पहले 15% बोला था, 15% सेल्स का बोला था, अब मैं 20% देने को तैयार हूँ, लेकिन 20% नेट प्रॉफिट का देने वाला हूँ। तो यू कैंट से दैट सर ऊपर का 5% एक्स्ट्रा दे दो, नो दैट्स नॉट द केस, बेसिस ही चेंज किया हुआ है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो डायरेक्टली ऊपर का 5% की बात नहीं कर सकता हूँ, वैसे यहाँ पर डायरेक्टली ऊपर के 8% की बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसका बेसिस कौन है, बेसिक सैलरी है। और इनकम टैक्स बोलते हैं 12% ऑफ सैलरी, मतलब क्या, 12% ऑफ सैलरी एज पर गेस्टेड एंड डुप्लीकेट वर्सेस CIT। तो 12% 20% का बेसिस अलग अलग होने की वजह से उनको डायरेक्टली कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, उसको एब्सोल्यूट अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
एब्सोल्यूट अमाउंट में कन्वर्ट करने के बाद अपने को समझ में आएगा कि 20% ऑफ बेसिक सैलरी कितना बनता है और 12% ऑफ दैट वो गेस्टेड नेट डुप्लीकेटर का कितना बनता है। फिर अगर सपोज गेस्टेड नेट डुप्लीकेटर का 12% और बेसिक सैलरी का 20% सेम रहेगा, हम बोलेंगे सारा का सारा एग्जाम। गेस्टेड नेट डुप्लीकेटर का 12% 20% ऑफ बेसिक सैलरी से बड़ा रहेगा तो हम बोलेंगे फिर से एक बार सारा का सारा एग्जाम है। और गेस्टेड नेट डुप्लीकेटर का 12% 20% ऑफ बेसिक सैलरी से छोटा रहेगा तो हम बोलेंगे डिफरेंस विल बी कंसिडर्ड एज टैक्सेबल। बट वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर 12% एंड 20% डायरेक्टली, वी आर गोइंग टू कंसिडर एब्सोल्यूट अमाउंट कन्वर्जन। 20% ऑफ बेसिक सैलरी कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे और 12% ऑफ गेस्टेड नेट डुप्लीकेटर कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे। वो कैलकुलेटेड अमाउंट को आपस में कंपेयर करेंगे, परसेंटेज को कंपेयर नहीं करेंगे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि स्पेशल पॉइंट कौन सा है? बेसिक सैलरी स्पेशल पॉइंट है। गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? नेक्स्ट पार्ट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन आरपीएफ एट द रेट ऑफ 13% पर एनम। अभी यहाँ पे टेंशन नहीं है। इंटरेस्ट का रूल क्या है आरपीएफ में? 9.5% के ऊपर रहेगा तो टैक्सेबल होता है। हाँ तो सर यहाँ पे वो जैसा आपने ऊपर बोला था ना, यहाँ पे एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करो और बाद में खेलो, वैसे यहाँ पे भी एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करो बाद में खेलो। मैं बोलूँगा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द अमाउंट विच इज देयर इन द बैलेंस ऑफ योर आरपीएफ, तो उसका बेसिस हमेशा वही रहेगा। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? बैलेंस इन आरपीएफ अकाउंट। और प्रोविडेंट फंड एक्ट के हिसाब से इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? बैलेंस इन आरपीएफ अकाउंट। मतलब दोनों का बेसिस एक ही है, दोनों का बेसिस है कि इसका मतलब आप परसेंटेज को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो कि मिलना कितना चाहिए था? 9.5%, मिल गया कितना? 13%। तो 13% मतलब 13,000, तो 9.5% मतलब कितना? क्या समस्या में कैसे बोल रहा हूँ? तो हो जाएगा 9,500। मैं बोलूँगा 9,500 एग्जेम्प्ट, ऊपर का सारा टैक्सेबल। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? सो नाउ हैव दे टोल्ड यू कि अपना हीरो जो है वो रिटायर हो गया, ऐसा कुछ बोला क्या उन्होंने? हैव दे टोल्ड यू दैट ही रिटायर्ड ऑन सो एंड सो डेट, ऐसा कुछ बोला कि नहीं बोला है? Nothing is told. That means this is a problem, not talking about a person who is receiving provident fund at the time of retirement, but this is a problem of a person who is continuing with his employment and is just contributing in the provident fund account. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? Got the idea what I am trying to specify? तो जो भी कुछ वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका अपने को वर्किंग करके दिखाने का, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ABC मिस्टर बी इज वर्किंग, मिस्टर बी हैज रिटायर्ड असं काय म्हटलेलं नाही आहे. सो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम विच टॉक्स अबाउट दिस पोजिशन, इसकी बात नहीं चालू है. दिस इज अ प्रॉब्लम विच टॉक्स अबाउट दिस पोजिशन, पीसमिल पेमेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, उसकी बात चालू है. ये 1, 2, 3 इन तीनों की बात चालू है. सबको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ. और आरपीएफ है मतलब क्या बोलना पड़ेगा, 12% ऑफ सैलरी और रुपीज ग्रेटर देन 7,50,000 ऊपर रहेगा तो वो सैलरी इनकम है. नॉट एन इनकम इफ इट इज एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ट्रीटेड एज सैलरी व्हेन द इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन 9.5% पर एनम. ये 1, 2 और 3 ये तीन ही रोज अपने काम के हैं. उसके नीचे जो दिया एग्जाम अंडर सेक्शन 10-12 अपने को कुछ काम का नहीं है. अभी क्यों काम का नहीं है सर? क्योंकि वी आर नॉट रिसीविंग एनीथिंग लम सम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वी हैव नॉट येट रिटायर्ड. समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? शैल आई गो अहेड? घर के बच्चे शैल आई गो अहेड? यस सर. ओके. तो बेसिक सैलरी कितनी है? 10,000 है. यस, थैंक यू. तो बेसिक सैलरी कितनी है? 10,000 है. 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा हो जाएगा कितना? 1,20,000. वो ले लिया यहाँ पे. बाद में डीए कितना है? 50% इज फॉर्मिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. मैं बोलूंगा वो ठीक है, लेकिन पहले सैलरी लेने के टाइम 8,000 × 12 ले लो, 96,000 पूरा ले लो. कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर 50 लाख का 0.1%. तो मैं बोलूंगा ठीक है, इसका मतलब 50 लाख का 0.1% मतलब 5,000 रुपये ऐड कर दो कमीशन. बाद में बोनस उन्होंने बोलकर रखा बोनस कितना 40,000 है. अभी हमको पता नहीं है कि बोनस रिसीव हुआ कि बोनस डिक्लेयर हुआ करके. हमने परसों के लेक्चर में सीखा था, अगर याद रहेगा तो, कि शायद फ्राइडे के लेक्चर में सीखा था हमने कि बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस. बाकी सैलरी का रूल क्या है? आइदर ऑन रिसीट बेसिस और ऑन ड्यू बेसिस, व्हिचएवर इज अर्लियर. बट बोनस का रूल क्या है? एंड अर्लियर ऑफ सैलरी का रूल क्या है? दे आर टैक्सेबल ओनली ऑन रिसीट बेसिस. तो सर ये बोनस रिसीव हुआ रहेगा तो टैक्स करो, वरना छोड़ दो. मैं बोलूंगा हाँ सच्ची बात है, लेकिन प्रॉब्लम इज साइलेंट टू टेल अस कि रिसीव्ड है कि इट इज ओनली डिक्लेयर्ड. तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि बाबा वो रिसीव्ड है. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उसको टैक्सेबल कर सकते हैं. ग्रेजुएटी 25,000. रिटायर हुआ है कि अपना हीरो के नहीं हुआ है? नहीं हुआ है. रिटायर नहीं हुआ, इसका मतलब ग्रेजुएटी रिसीव ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, एंड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो ऑलवेज टैक्सेबल. वो बुढ़ापे का सहारा नहीं है, लाठी नहीं बुढ़ापे की, तो सारा का सारा टैक्सेबल. बोनस भी टैक्सेबल, ग्रेजुएटी भी टैक्सेबल. अभी प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, उसका खुद का कंट्रीब्यूशन इज नॉट एन इनकम. अपने खुद के प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में खुद ने पैसा डाला, अपने खुद के प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में खुद ने पैसा डाला इज नथिंग बट अपने खुद के सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डाला, एफडी में पैसा डाला, आरडी में पैसा डाला, घर के अंदर पिगी बैंक रहेगा उसके अंदर पैसा डाला. वैसा है, वो अपना इन्वेस्टमेंट है, अपना सेविंग है, वो अपना इनकम नहीं है. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो दिस कंट्रीब्यूशन टू इज आरपीएफ इज नॉट एन इनकम. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का मुझे वर्किंग करना पड़ेगा और इंटरेस्ट का मुझे वर्किंग करना पड़ेगा. समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो फटाफट से बेसिक सैलरी ले लिया 10,000 × 12, डीए ले लिया 8,000 × 12, कमीशन ले लिया 50 लाख का 0.1%, बोनस ले लिया अज्यूमिंग दैट इट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ग्रेजुएटी इज टैक्सेबल सिंस इट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना है?
उन्होंने बोला एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इज 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी इधर 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 ये देखो, ये अपना बेसिक सैलरी है। आई होप यू कैन सी दिस, बेसिक सैलरी इधर है। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो अगर बेसिक सैलरी इतना है अपना 1,20,000, उसका 20% उसका एम्प्लॉयर देने वाला है उसको, तो एम्प्लॉयर ने कितना दिया रहेगा? 1,20,000 का 20% मतलब 24,000 उसके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया रहेगा। आई रिपीट, एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 1,20,000 का 20% मतलब 24,000। बट एग्जाम कितना होगा? 12%। 12% ऑफ व्हाट? बेसिक सैलरी नहीं। 1,20,000 का 12% मत निकालो, क्योंकि 1,20,000 कौन है? सिर्फ बेसिक सैलरी है। और एग्जामिशन के लिए क्या लगता है? गेस्टेड एंड डुप्लीकेटर वर्सेस सीआईटी लगता है। मतलब वहां पे लेना पड़ेगा बेसिक प्लस डीए इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पे जो अपने को टर्नओवर दिखाया उन्होंने, ये 50 लाख दिख रहा है क्या सबको? तो 50 लाख का जो टर्नओवर है अपने एम्प्लॉय का टर्नओवर, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। दिस इज नॉट कंपनीज टर्नओवर। अगर कंपनी 50 लाख का टर्नओवर करती है तो उसको इतना बड़ा सैलरी देने को नहीं जमेगा, 1,20,000 भी नहीं जमेगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज अ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। तो हम लोग को सैलरी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं फॉर गेस्टेड एंड डुप्लीकेटर वर्सेस सीआईटी। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया? 1,20,000 किसका है रे? 1,20,000 साल भर का तो ले लिया। 96 राउंड किसका है? साल भर का है। लेकिन 96 राउंड पूरा लेके नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद ही बोल कर रखा है आउट ऑफ डीए ओनली 50% इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। तो इनकम टैक्स के लिए 96 राउंड चलेगा, लेकिन एग्जामिशन के लिए 96 राउंड है। 96 राउंड का 50% कंसिडर करना पड़ेगा। और कमीशन ले सकता हूँ, कमीशन कितना अपना 5,000 वो ले लिया। सो 1,20,000 प्लस 96 राउंड का 50% प्लस 5,000, ये टोटलिंग जो भी कुछ है उसका साल भर का वो वाला सैलरी है जो गेस्टेड ने डुप्लीकेटर को चलता है। फिर गेस्टेड ने डुप्लीकेटर को चलने वाली सैलरी का 12% वो कितना आता है? 20,760। एम्प्लॉयर ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया? 24,000। और गेस्टेडर को कितना चलेगा? 20,760 कॉन्ट्रीब्यूट रहेगा तो चलेगा। मैं बोलूंगा इसका मतलब डिफरेंस 3240 विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरी। कम इंटरेस्ट के बारे में क्या बोलेंगे? 13% मतलब 13,000, तो 9.5% मतलब कितना? दैट कम्स टू 9,500। बाकी का अमाउंट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर इनकम फ्रॉम सैलरी में सबका टोटलिंग करूंगा। ऊपर का 1,20,000, बाद में 96, बाद में 5, बाद में 40, बाद में 25, बाद में 3240, बाद में 3,500 मतलब 2,92,740। ये सारा का सारा अमाउंट तुम्हारा क्या हो गया? ग्रॉस सैलरी। उन्होंने वही बोला हुआ है कि कैलकुलेट करो ग्रॉस सैलरी कितने। अब एक छोटा सा पॉइंट, कोई कोई बच्चे बोलेंगे सर ये क्या है? ये 20,760 आपने माइनस किया और बाकी का 3,240 आपने टैक्स किया। ये 9,500 आपने माइनस किया, बाकी का 3,500 आपने टैक्स किया। लेकिन सर उसको ये मिला नहीं है हाथ में। इट इज नॉट रिसीव्ड बाय हिम इन हैंड, ही इज गोइंग टू रिसीव इट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अभी तो मिला ही नहीं, उसको पकड़ कैसे सकते हो? ड्यू भी नहीं हुआ ऐसा देखा तो, क्योंकि ही कैनॉट एंजॉय इट, ही कैनॉट विड्रॉ इट फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो सर नाइदर इट इज ड्यू नॉर इट इज रिसीव्ड। मैं बोलूंगा हाँ, लेकिन अगर आपको सेक्शन 5 याद रहेगा, उसमें पहला पॉइंट कौन सा है? रिसीव्ड इन इंडिया। दूसरा पॉइंट कौन सा है? डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 7। और सेक्शन 7 के अंदर उसके 3 एग्जाम्पल दिए थे। उसके अंदर यही तो पॉइंट था कि आरपीएफ में डाला हुआ एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन, आरपीएफ में डाला हुआ एक्सेस इंटरेस्ट और यूआरपीएफ से आरपीएफ में ट्रांसफर किया हुआ अमाउंट, सॉरी यूआरपीएफ से विड्रॉ किया हुआ अमाउंट, वो सारा का सारा इस साल में हमको क्या कंसिडर करना पड़ेगा? टैक्सेबल करके कंसिडर करना पड़ेगा। इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ऐसा करके कंसिडर करेंगे। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो अपना वो सेक्शन 7 का टेबल है छोटा सा, जब मैंने सेक्शन 5 सिखाया है उसके नीचे सेक्शन 5 का टेबल है और बाद में सेक्शन 9 का टेबल है। सेक्शन 5 का एक्चुअली चार्ट है, सेक्शन 7 का एक्चुअली चार्ट है और सेक्शन 9 का टेबल बना के दिया हुआ है। एक बार फिर से रिफर कर दो। चलो मैं ही रिफर करके देता हूँ, है मेरे पास तो काय को तुमको छोड़ने का। किधर गया रे? प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जामिशन, बेसिक कंसेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस किधर गया? इधर ये जाना। तो चलो आनंद इनकम टैक्स, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर क्लास, यस। इसके अंदर हमने कंसिडर किया था ये पॉइंट सेक्शन 5 का, ये 9 है और ये अपना सेक्शन 5 का चार्ट ही अपना, अगर याद रहेगा तो, स्कोप ऑफ टोटल इनकम का। उधर ये पॉइंट था डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? और डीम टू बी रिसीव्ड का यहाँ पे सेक्शन 7 दिया था, कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन एक्सेस ऑफ 9.5%, दैट इज एनुअल एक्रीशन टू द क्रेडिट ऑफ आरपीएफ। वो भले ही इस साल हाथ में मिला नहीं रहेगा, एंजॉय करने को नहीं मिला रहेगा, तो भी हम लोग कंसिडर करेंगे कि इसी साल का है। क्योंकि अगर ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे, डीम नहीं करेंगे, तो व्हाट विल हैपन? इस साल में उसको छोड़ देना पड़ेगा। इस साल में छोड़ देंगे तो रिटायरमेंट में उसको पकड़ना पड़ेगा और रिटायरमेंट के टाइम बड़ा पैसा मिलेगा, तो फिर आरपीएफ और यूआरपीएफ में फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या समझ में क्या बोल रहा हूं? तो हमने सेक्शन 7 जानबूझ के लाके रखा हुआ है, जिसकी वजह से उसको हम बराबर से स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। और उसको मिला कितना? 24,000 कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर भी पूरा 24,000 पकड़ा नहीं, उसके अंदर हमने 12% छोड़ दिया है। मतलब सिर्फ 3,240 के 3,260 टैक्सेबल हो गया था इस साल। सो ऑटोमेटिकली उसको बहुत कम अमाउंट टैक्सेबल हो रहा है उसका। तो सेक्शन 7 ने उसको इस साल पकड़ लिया, लेकिन साथ में सेक्शन 10, 11, 10, 12 ने उसको एग्जम्पशन भी दे दिया, तो ऑटोमेटिकली उसको बहुत कम टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ?
नेक्स्ट, और दूसरा कौन सा था, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर अंडर पेंशन स्कीम रिफर टू अंडर 80 CCD एंड अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ बीइंग एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। ये जो अलग अलग पॉइंट्स थे सेक्शन 7 में, उसमें से अभी अपने को कौन मिलने को आया, करंट ईयर का 12% के ऊपर का अमाउंट और करंट ईयर का 9.5% के ऊपर का इंटरेस्ट, ये दोनों अपने को यहाँ पे मिलने को आया है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? घर के बच्चे समझा करे? Yes, sir. एंड याद रखने का, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट एन इनकम। वो तो अपने पिगी बैंक में पैसा डाला, पिगी बैंक यहाँ पे नहीं है, प्रोविडेंट फंड के पास है, बस बाकी कुछ नहीं है, तो अपना सेविंग है, वो तो इनकम हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे ही अकाउंट में तुमने ही पैसा डाला है, तुम्हारा इनकम कैसे? तुम्हारे अकाउंट में किसी और ने पैसा डाला तो इनकम हो सकता है। समझे मैं कैसे बोलो? तुमने मुझे फीस दिया, पैसा दिया, ट्रांसफर किया मेरे बैंक अकाउंट में, तो बोलूँगा हाँ मेरा इनकम है। फिर मैंने मेरे बैंक अकाउंट से पैसा निकाला, एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा डाला, मेरा इनकम थोड़ी होगा। वो तो मैंने सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में इधर से उधर पैसा ट्रांसफर किया, बाकी कुछ नहीं है। दैट्स नॉट एन इनकम। गॉट द आइडिया? ओके, चलो ठीक है, चलो फटाफट से कर लो। वी आर ऑन पेज नंबर 34 एंड वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लीट।
कंप्लीट? शैल आई गो अहेड? सुकेश, तूने मुझे पिंग नहीं किया था, थोड़ा गड़बड़ हो गया, मुझे तुझे दिखने का मुझे याद आया कि मैं तुझे कुछ लेके आना था तेरे लिए करके। ठीक है, नो प्रॉब्लम, देखता हूँ मैं क्या करने का। एनपीएस एंड अग्निवीर, ये नई चीज़ें हैं। एनपीएस मतलब क्या? नाम ही है, न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस। ओके, और गलती से अग्रनिवीर हो गया, वो अग्रनिवीर नहीं चाहिए, अग्निवीर चाहिए, वो आर एक्स्ट्रा वाला है, बाद में हम हटा देंगे उसको। ओके, एनपीएस एंड अग्निवीर। तो एनपीएस के बारे में क्या होता है? न्यू पेंशन स्कीम है, थोड़ा बहुत प्रोविडेंट फंड जैसा ही चलता है ये सब चीज़ें। देर इज एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट, देर इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन उसके अंदर होता है। सो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट इज नॉट एन इनकम। जैसा अपने खुद के आरपीएफ में हमने पैसा डाला रहेगा तो वो इनकम नहीं है, वैसा अपने एनपीएस के अकाउंट में अगर मैंने पैसा डाला रहेगा तो वो भी इनकम नहीं है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट, हम लोग आरपीएफ में क्या बोलते हैं, 12% तक रहेगा तो एग्जेम्प्ट वगैरह करके। एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं, एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, सारा का सारा तुम्हारा सैलरी इनकम है, सिंपल। 12% छोड़ूंगा वगैरह कुछ नहीं है। एनपीएस में एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया तो वो क्या रहेगा, आपका सैलरी इनकम रहेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD1 एंड 80CCD1B फॉर द एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इज अवेलेबल ओनली अंडर ऑप्शनल regime, whereas deduction under section 80CCD2 for employers contribution is available under both regimes। मतलब आरपीएफ में एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो 12% तक एग्जेम्प्ट है, लेकिन बाद में डिडक्शन नहीं मिलता है। फिर से दिखाना पड़ेगा, मेरे बच्चों के चेहरे पे टेंशन आ गया है। मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ, देखो एक कौन है RPF और एक कौन है एनपीएस। ओके, इसके अंदर कौन आता है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, तो उसका सैलरी ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा? तो बोलते हैं आरपीएफ वाला रहेगा तो भी या फिर एनपीएस वाला रहेगा तो भी उसको सैलरी ट्रीटमेंट नहीं देंगे, बाद में उसका डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ में कैसे बोल रहा हूं? तो इसका 80C में डिडक्शन मिलेगा, गॉट द आइडिया। और एनपीएस में रहोगे तो उन्होंने बोला 80CCD1 एंड 80CCD1B में डिडक्शन मिलेगा, लेकिन कब? ओनली इफ यू आर अंडर ऑप्शनल regime। तो इसका डिडक्शन मिलेगा कि हाँ, डिडक्शन मिलेगा, बट कब मिलेगा? 80C में नहीं मिलेगा। 80CCD1 एंड 80CCD1B इसके अंदर मिलेगा, लेकिन वो भी कब? ओनली अंडर ऑप्शनल regime। समझने में कैसे बोल रहा हूं? दिस व्हाट दे हैव टोल्ड। तो सैलरी तो है नहीं, तुमने तुम्हारे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पैसा डाला तो सैलरी तो है नहीं, लेकिन बाद में हम बोलेंगे कि तुमने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है अपने खुद के फ्यूचर के लिए, कि जिसकी वजह से रिटायरमेंट के बाद तू फिर से बार गवर्नमेंट की तरफ हाथ फैला के नहीं दिखेगा कि अरे मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे बच्चों ने मेरे घर के बाहर निकल दिया, मेरे पास कुछ है नहीं पैसा, मुझे मदद करो, वृद्धाश्रम चालू करके दो, ये करो वो करो। नथिंग, यू हैव योर मनी, सो योर किड्स ऑल्सो विल लव यू। इट्स वेरी सिंपल थिंग। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? जिसके पास पैसा रहेगा उसको सब लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा उसको रिस्पेक्ट कम मिलता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका प्यार कम रहेगा, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप अपने मम्मी डैडी को बहुत अच्छा प्यार करोगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट दुनिया का दस्तूर इस तरह से चलता है, जनरली आपके जैसे सॉफ्ट हार्टेड लोग सब लोग नहीं रहते हैं। तो जनरली दुनिया में क्या होता है, जिसके पास पैसा रहेगा, मराठीमध्ये म्हणे जो वरी पैसा तो वरी पैसा। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? जैसे जैसे फिर उसका पैसा कम होते जाता है तो इंटरनेट के ऑटोमेटिकली प्यार का भी लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है देख भैया, तू अपने बच्चों के ऊपर भी बर्डन नहीं बनना चाहता है, तू अभी से अच्छा सेव कर रहा है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ द country, you are taking care of your family, you are reducing the burden of the government, we are happy। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो बुढ़ापे में तेरा ख्याल रखने के लिए हमको वृद्धाश्रम चालू करके रखना पड़ेगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? नहीं तो हमको फिर अलग अलग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को रिकमेंड करना पड़ेगा, प्लीज आप वृद्धाश्रम चालू करो, आपको मदद करने को तैयार है, आप वृद्धाश्रम चालू करो वगैरह वगैरह। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो दुनिया की दया के ऊपर जीने का नहीं है, तू खुद के बलबूते पे खड़ा रहना चाहता है, अच्छे से अभी से सेविंग करना चालू कर रहा है, ग्रेट मैन, नो प्रॉब्लम, वी आर रेडी टू गिव यू डिडक्शन। तो क्योंकि तू बाद में खुद का ख्याल रखेगा, इसके लिए आज तू जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट तेरे इस साल के इनकम में से माइनस किया तो भी चलेगा। इसकी वजह से इस साल का तेरा इनकम कम हो जाएगा, इसकी वजह से इस साल का तू टैक्स कम भरेगा। तू हमको कम टैक्स भरेगा तो भी चलेगा, लेकिन क्योंकि तू फ्यूचर में अपना खुद का ख्याल रखने वाला है तो हम लोग खुश है। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स आपके पास से वसूल करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरे भारत को एक पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न में डाल देने का है। भारत की जनता जो है वो अभी तक पुराने ख्यालों में अटकी हुई है कि बाबा मेरा बच्चा मेरा ख्याल रखेगा, ये करेगा वो करेगा वगैरह करके। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? इंश्योरेंस निकालने को कंटाला करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस करने को कंटाला करते हैं। तो जब तुम अभी एकदम सिंपल एग्जाम्पल, मेरे बचपन में मुझे याद है, घर में शक्कर खत्म हो गई तो क्या करते थे हम लोग?
साइड वाले के पास जाते थे, एक छोटा सा बाटी लेके जाते थे, बोलते थे थोड़ा शक्कर खत्म हो गया प्लीज़ ला दे दो करके, दे देंगे। शक्कर, दही, दूध थोड़ा सा खत्म हो गया, घर में मेहमान आ गए, फट से 1 कप दूध दे देना करके, दैट यूज टू हैपन। अभी क्या करते हैं हम लोग? ब्लिंकिट करते हैं। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी क्या करते हैं हम लोग? इंस्टामार्ट करते हैं। घर में शक्कर खत्म हो गया, हम नेबर के पास नहीं जाते हैं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? वी गो फॉर ब्लिंकिट, वी गो फॉर इंस्टामार्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? 10 मिनट के अंदर अपने घर के अंदर वो आ जाता है। तभी तो लोगों के पास व्हीकल भी नहीं रहता था, तो दुकान किधर दूर रहेगा तो फट से बाइक लेके जाने का वो भी पॉसिबल नहीं रहता था। अभी कैसे? एक तो ब्लिंकिट, नहीं तो इंस्टामार्ट, नहीं तो बाइक को एक किक मारो, नहीं तो बटन दबाओ, आगे चले घर पे से। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो अभी क्या होता है इन दैट केस? इट बिकम्स अ मोनेटाइज सिस्टम। तभी का सिस्टम कैसे रहता था? इट यूज टू बी ऑलवेज अ डिपेंडेंट सिस्टम ऑन ईच अदर। इट वाज मोर ऑफ अ सोशल सिस्टम एज कम टू इकोनॉमिक सिस्टम। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उस सिस्टम के अंदर अगर तुम देखोगे तो जिस तरह से हम नेबर के ऊपर डिपेंडेंट है, शक्कर के लिए, दूध के लिए और किसी छोटी मोटी चीज़ के लिए, उस तरह से फैमिली के अंदर भी हम लोग एक दूसरे डिपेंडेंट है। पेरेंट्स विल बी डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रन। टिल द टाइम चिल्ड्रन आर स्मॉल दे आर डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, एंड देन चिल्ड्रन ग्रो अप, देन पेरेंट्स विल बी डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रन। ये सोशल सिस्टम होते जाएगा। और फिर पेरेंट्स का अनफॉर्चुनेटली कुछ बड़ा तबीयत खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो चिल्ड्रन को अपना खुद का फ्यूचर के लिए जो रखा हुआ पैसा है वो निकाल के पेरेंट्स के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्यार तो दिखाना पड़ेगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नहीं तो फिर उनको घर के बाहर निकालना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? फिर से बार अपने को मन में एक तकलीफ हो जाएगा कि मैंने पाप किया है करके। सो इट वॉज नॉट अ वेरी सेटिस्फाइंग सिस्टम। उसके जगह अगर ऐसा कंसिडर करेंगे तो बाबा तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ख्याल रखेंगे, वो रखेंगे, दैट्स अ गुड थिंग, बट उनके और बर्डन मत बनना। अभी से सेव करना चालू करो। तो जब तेरा तबीयत खराब हो जाएगा तो उस वक्त तेरे बच्चों को खुद के जिंदगी में से, खुद के बच्चों के जिंदगी के लिए वो जो खर्चा करना चाहते हैं उसमें से पैसा निकाल के बूढ़े मम्मी डैडी के लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि बूढ़े मम्मी डैडी के पास खुद का पैसा रहेगा एंड दे कैन स्पेंड इट फॉर द डॉक्टर्स। सो डॉक्टर भी फ्री में काम नहीं करेगा, म्यूनसिपलिटी का भी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एम्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट को उनके लिए हॉस्पिटल चालू करके रखो, डॉक्टर को सैलरी दे दो, डॉक्टर को सैलरी देने के लिए गवर्नमेंट टैक्स आपके पास वसूल करेगा। ये सब झमेला क्या को करने का? उससे अच्छा तुम्हारे पास पैसा है, तुम डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को पैसा, डॉक्टर दोबारा काम करके देगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ मार्केट इकोनॉमी, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इकोनॉमी वेर इन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन देमसेल्व्स, पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। There is a chance that you may be in a position to earn income throughout of your life, great, but there is a chance that some of us may be earning income only in some part of our life and will be spending throughout of our life. अब मेरे जैसा आदमी है, सिखाने में काम करता है, तो मैं शायद मेरे जिंदगी के 75, 70, 80 साल तक भी सिखाता रहूँगा, शायद बाद में मेरा नंबर ऑफ लेक्चर्स कम कर दूंगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन अगर मेरा कोई दोस्त है अभी किसी कंपनी में काम करता है, तो 56वें साल में उसको रिटायर होना पड़ेगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो दैट मीन्स आई विल बी अर्निंग for a longer duration of time and I'll be spending for a longer duration of time. He will be earning for a smaller duration of time and he'll be spending for a longer duration of time. तो फिर उसको अभी मैनेज करने को आना चाहिए। जिस तरह मेरा सिचुएशन कैसा है, कभी भी नल चालू करो पानी आता रहेगा, तो मुझे घर में सिंटेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगा, पानी के टंकी की जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरा दोस्त का स्पेशलिटी क्या है? उसको एक पर्टिकुलर पीरियड में पानी आता है, बाद में पानी आता नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ता है? जब पानी आएगा तब घर के अंदर सब ड्रम वम वो सिंटेक्स का टंकी वंकी सब भर के रखो, मतलब बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो फिर से बार पैसा उसको यूज़ कर, पानी उसको यूज़ करने को मिलेगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? गवर्नमेंट बोलते हैं यार तुम समझ लो ना, जैसा अपना इंडिया है मानसून का कंट्री है, हर दिन बारिश आती नहीं है, तो कभी 4 महीने के लिए पानी आएगा, बारिश आएगी, तभी नदियों में बहुत सारा पानी आएगा, सारा का सारा बाढ़ आ जाएगी और समुद्र में चला जाएगा, बाद में फिर अपने पास बाद में 8 महीने के लिए पानी नहीं है। उससे अच्छा क्या करेंगे? नदियों के ऊपर हम लोग बांध बांधेंगे, डैम्स बांधेंगे, फिर बाद में हम लोग उसको धीरे धीरे यूज़ कर सकेंगे अच्छे से। वही सिस्टम अपने को लोगों का भी फाइनेंस के लिए भी यूज़ करने को बोलने का है। अपने बुढ़ापे का ख्याल रखो, अपने तबीयत का ख्याल रखो। तबीयत का ख्याल रखो मतलब तबीयत खराब नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, कभी खराब हो गया तो खर्चा करने के लिए तुम्हारे पास पैसा रहना चाहिए। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो तुम अच्छा सेविंग करो, अच्छा इन्वेस्टमेंट करो। सर इधर आप टैक्स भी लेते हैं, ऊपर से सेविंग करने को बोलते हो, तो अभी क्या खाऊं? बुढ़ापे में अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी खाऊं कि नहीं खाऊं? समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी मैं जवान हूँ, अब मुझे एंजॉय करना है, आप बोलते नहीं अभी एंजॉय नहीं करने का, सेव करने का, क्यों? क्योंकि बाद में तकलीफ होगा। तो सर मैं सेविंग नहीं करूँगा शायद, तो गवर्नमेंट बोलते चल इंसेंटिवाइज करेंगे, लोगों को हैबिट लगाने का है ना, हम आदत लगाते जाएंगे। क्या इंसेंटिवाइज करेंगे? तू इन्वेस्ट कर, इन्वेस्ट करेगा मतलब अभी तेरा डिस्पोजेबल इनकम थोड़ा कम हो जाएगा, तेरा सेविंग का हैबिट बढ़ रहा है, तेरा स्पेंडिंग का हैबिट कम हो रहा है, तो हम ऐसा करेंगे फिर तेरा स्पेंडिंग कैपेसिटी को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग तेरे पास से टैक्स कम ले लेंगे, तो उतना तेरा टैक्स तो बच गया। सेविंग की वजह से तेरा पैसा हाथ में से निकल गया, लेकिन टैक्स बचने की वजह से पैसा फिर से तेरे हाथ में आ गया। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो फिर तुझे टेंशन नहीं है, तुम बोलेगा अच्छा यार, मतलब मैं अगर अपना ख्याल रखूंगा तो गवर्नमेंट मुझे टैक्स में इंसेंटिव देता है। दैट्स द आइडिया वी आर टॉकिंग अबाउट। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर वो अपने खुद के सैलरी में से पैसा निकालता है और इन्वेस्ट करके रखता है, तो नंबर 1 उसका सैलरी इनकम है नहीं, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। और नंबर 2 ये इन्वेस्टमेंट को बाद में ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिलेगा क्या?
वो अगर आरपीएफ की बात करता है तो एटीसी पे डिडक्शन मिलेगा, और अगर वो एनपीएस की बात करता है तो एटीसीसीडी 1 नाम का सेक्शन, एटीसीसीडी 1 बी नाम का सेक्शन का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन कब? अगर वो ऑप्शनल रेजिम में रहेगा तब, वरना नहीं मिलेगा। दूसरा कौन है? एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या बोलेंगे हम लोग? सैलरी ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा? आरपीएफ पे कंट्रीब्यूट करे तो बोले क्या? 12% से ऊपर जाएगा और 7.5 लाख के ऊपर जाएगा पर एनम, देन सैलरी, तब तक एग्जाम। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? एनपीएस में क्या बोलेंगे? ऑलवेज सैलरी। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? नेक्स्ट, और बाद में क्या तुम्हारा डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहां पे हम कुछ बोलते नहीं उसके बारे में। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? क्योंकि उसको पहले हमने इनकम में एग्जाम कर दिया ना, इनकम में एग्जाम कर दिया, इसके बाद में फिर से डिडक्शन नहीं मिल सकती। यू कैन नॉट क्लेम डिडक्शन आउट ऑफ एग्जाम्ड इनकम। जो पैसा तुम्हारे इनकम के अंदर आने ही नहीं दिया हमने, समझे मैं कैसे बोल रहा हूं, उस पैसे को तुम फिर से बाद डिडक्शन कैसे क्लेम कर सकते हो? यहां पे कैसा? जब तुमको सैलरी मिल गया था, तुम्हारा सैलरी कितना था? 15,000, जस्ट एग्जाम्पल, और तुमने उसमें से क्या कर दिया? 1500 भर दिया था, तो हमने सैलरी कितना काउंट किया? 15,000 काउंट किया है। तुमने 15,000 सैलरी लेके 1500 का कंट्रीब्यूशन किया रहेगा, मतलब हाथ में 13,500 रहेगा, तो भी तुम्हारा सैलरी इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमने 13,500 कंसिडर नहीं किया, हमने तुम्हारा सैलरी कितना कंसिडर किया है? 15,000 कंसिडर किया है। तो सैलरी 15,000 कंसिडर किया, लेकिन तुमने 1500 सेव किया, तो बाद में 1500 माइनस करने को देना चाहिए। यहां पे उसके एम्प्लॉयर ने 1500 कंट्रीब्यूट किया, हमने बोला 1500 एग्जाम्प्ट है, छोड़ दो। अभी एग्जाम्प्ट है मतलब वो सैलरी के अंदर आया ही नहीं, आया नहीं तो बाद में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते फिर से। कह रहे समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और यहां पे जाओगे तो क्या बोलेंगे? अरे ऑलवेज सैलरी, मतलब सैलरी में पकड़ लिया, सैलरी में पकड़ लिया तो क्या बोलेंगे? बाद में तुमको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कौन सा मिलेगा? ATCCD2, एम्प्लॉयर का डिडक्शन मिलेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहां पे क्या बोलेंगे? ATCCD2 का डिडक्शन मिलेगा, और वो बोथ रेजिम में मिलेगा। क्लियर? व्हाट द आइडिया? लॉजिक समझ में आया कैसे कर रहा है करके? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अग्निवीर में जाएगा उसका कॉर्पस फंड में, तो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, अग्निवीर क्या है? गवर्नमेंट ने लाया हुआ नया वाला स्कीम है फॉर द पर्पज ऑफ आर्म फोर्सेस रिक्रूटमेंट। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? वहाँ पे आर्म फोर्सेस के लिए अभी उसको सैनिक नहीं बोलता है गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं उसको? अग्निवीर बोलता है। परमानेंट जॉब नहीं उसको, 4 साल के 5 साल का उसको जॉब है, उसको दिया हुआ, तो रिक्रूट करेंगे और उसको ट्रेनिंग देंगे, और 4-5 साल कुछ तो है, उसके बाद में शायद उसको सिलेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे डिफेंस। अगर उसको सिलेक्ट नहीं किया बाद में आगे, तो इन दैट केस ही विल बी रिटायर्ड, और तभी उसको तब पैसा मिल जाएगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ये अग्निवीर का स्पेशलिटी है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट। वो जो एम्प्लॉय खुद है, सैनिक का काम करने के लिए ज्वाइन किया हुआ है, उसको बोलेंगे नॉट एन इनकम। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर इज सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, जैसा एनपीएस में था वैसे सेम टू सेम। बाद में डिडक्शन अंडर अभी एटीसी नहीं, एटीसीसीडी नहीं, एटीसीसीएच, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन अवेलेबल ओनली अंडर ऑप्शनल रेजिम, एंड ATCCH2 एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अवेलेबल अंडर बोथ रेजिम। मतलब एनपीएस और अग्निवीर लगभग सेम है, सिर्फ सेक्शन चेंज किया हुआ है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट द आइडिया? क्लियर? ये मेरे ख्याल से आपको लिखना चाहिए एनपीएस, ये आर नहीं है याद रखना प्लीज, डोंट थिंक ऑफ दिस आर। ओके, चलो फटाफट से लिख लो, और बाद में ये जो टेबल है नीचे का वो भी लिखने का अपने को याद रखो, सो इट विल बी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग।
नीरज सरांशीच बोलायला लागलो फोनवरती. त्यांची तब्येत अजून पण बरी नाही, त्यांचा आवाज पूर्ण गेलेलाच आहे अजूनही. तर आपण कालच्यासारखंच करूया आज पण. सायली मॅडम मग 5 वाजता घेतील. Complete? Shall I go ahead? Okay, great. Now comes retrenchment compensation. What is the meaning of retrenchment compensation? Retrench करना मतलब निकाल देना. To retrench means to remove. So obviously there is some fight. There is some difficulty. The employer is not happy with you or you are not happy with the employer and then there is some difficulty. Quarrel is going on and then the employer said okay अभी घर पे जा. Retrenchment compensation. तो तुम बोलते हो जाऊंगा लेकिन मुझे उसके लिए कंपेंसेशन देना पड़ेगा. ऐसा बीच में निकाल रहे हो तुम मुझे, अपना कॉन्ट्रैक्ट था. तो रिट्रेंचमेंट का कंपेंसेशन दिया जा रहा है. एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1010B इज एप्लीकेबल हियर. वो बोलते हैं कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, पहला कितना अमाउंट है 5 लाख, दूसरा कितना है अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट. मैंने बोला था कि क्वारल चालू है, डिस्प्यूट चालू है, तो अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 15 डेज एवरेज पे इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और एनी पार्ट ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स एंड एक्चुअल अमाउंट रिसीव. ये 3 में जो छोटा अमाउंट रहेगा तुमको माइनस करने को, एग्जाम क्लेम करने को मिलेगा. 20 लाख नहीं, 25 लाख नहीं, 5 लाख याद रखो. ग्रेजुएटी में 20 लाख है, लीव सैलरी में 25 लाख है और यहां पे कितना है, सिर्फ 5 लाख है. ओके. सेकंड लिमिट क्या है, अमाउंट एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. वो क्या बोलते हैं 15 डेज एवरेज पे इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और एनी पार्ट ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स. क्लियर में कैसे बोल रहा हूं. एंड लास्ट पार्ट कौन सा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव विच एवर, क्योंकि एग्जाम्पशन की बात हमेशा रहती है. एग्जाम्पशन मतलब हमेशा एक्चुअल अमाउंट रिसीव इज गोइंग टू बी वन ऑफ द पॉइंट्स बाय डिफॉल्ट. ओके. तो अभी यहाँ पे एवरेज पे का मतलब क्या ढूंढना पड़ेगा. एवरेज पे मीन्स एवरेज ऑफ द वेजेस पेबल टू अ वर्कमैन. Average pay means average of the wages payable to the workman. In case of monthly paid workman, 3 complete calendar months. यहाँ पे average means average of last 10 months नहीं चाहिए. Monthly paid रहेगा तो 3 complete calendar months देखने का है. Next, in case of weekly paid workman, 4 calendar weeks. In case of daily paid workman, in the 12 full working days preceding the date on which the average pay becomes payable, if the workman had worked for 3 complete calendar months or 4 complete weeks or 12 full working days, as the case may be. And where such calculation cannot be made, the average pay shall be calculated as the average of the wages payable to a workman during the period he actually worked. Wages for this purpose means all remuneration capable of being expressed in terms of money. मतलब मॉनेटरी पेमेंट को कंसिडर करो, पर पीरियड को बेसिकली कंसिडर मत करो. विच वुड इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड वेर फुलफिल्ड बी पेबल टू द वर्कमैन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और ऑफ द वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्लूड सच अलाउंसेस इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस एज द वर्कमैन इज फॉर द टाइमिंग एंटाइटल्ड टू the value of any house accommodation or supply of light, water, medical allowances, attendance or other amenity or any other service or any concessional supply of food grains or other articles. मतलब शुरुआत में बोलते हैं कि वेजेस के अंदर क्या कंसिडर करो, केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. तो अपने को फट से लगता है कि सर इसको सिर्फ हम लोग मॉनेटरी पेमेंट कंसिडर करेंगे. बोलते नहीं, ठीक से देखना भैया क्या बोला है, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, पेड इन टर्म्स ऑफ मनी, डिस्चार्ज इन टर्म्स ऑफ मनी बोला हुआ नहीं, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी बोला हुआ है. मतलब भले ही उसको शायद काइंड में दिया रहेगा बट उसका वैल्यूएशन करना पॉसिबल रहेगा कि मैं तुमको जो घर दिया उसकी कीमत कितनी है. समझने में कैसे बोल रहा हूं, मैं तुमको जो फैसिलिटी दे रहा हूं उसकी कीमत कितनी है. अगर ऐसा मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करना पॉसिबल रहेगा तो इन दैट केस वो भी कंसिडर करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई दे हैव कंसिडर्ड दिस पॉइंट कि वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन
or supply of light water, medical attendance or other amenity or any other service or of any concessional supply of food grains or other articles, ये सब चीज़ों को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, will treat it as wages. Any travel concession will be treated as again wages, and any commission payable on the promotion of the sales or business or both, all these things will be considered as wages. लेकिन उसके अंदर बोनस कंसिडर नहीं करेंगे, और आरपीएफ का वगैरह कुछ कॉन्ट्रिब्यूशन रहेगा तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ग्रेच्युटी वेच्युटी रहेगा तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे. एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 1010B वुड बी अवेलेबल टू द एसएससी इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेजिम अंडर विच ही पेज द टैक्स. ऑप्शनल रहेगा तो भी चलेगा और डिफॉल्ट रहेगा तो भी चलेगा. ये 1010B का रिक्वायरमेंट्स है. और बाद में आएगा वीआरएस का कंपेंसेशन, वो 1010C में है. रिट्रेंचमेंट में और वीआरएस में क्या फर्क है? रिट्रेंचमेंट में तुमको निकाला जाता है, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड द एम्प्लॉयर, एंड द रिजल्ट ऑफ द डिस्प्यूट इज दैट यू आर रिमूव्ड फ्रॉम द जॉब. जनरली ये डिस्प्यूट फैक्ट्री में ज़्यादा होते हैं, मतलब वर्कर का मारामारी होता है, कुछ क्या होता है, तो इनडिसिप्लिन बिहेवियर है, तो इसके लिए उसको वर्कर को निकाला जाता है वगैरह वगैरह. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? वीआरएस में अलग चीज़ है. जनरली क्या होता है कि एम्प्लॉयर को कुछ बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज लाने का अपना कंपनी में. पहले से हम लोग मैन्युअली काम करते थे, अभी हम लोग कंप्यूटराइज काम करेंगे. तो पहले जितना वर्कफोर्स लगता था उसके मुकाबले भी कम वर्कफोर्स लगेगा, बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग न्यू मशीन और वी आर ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजी विच कैन डू द वर्क ऑफ 10 पीपल एट द सेम टाइम. 10 लोगों का काम एक ही आदमी कर सकता है. ऐसा रहेगा तो बाकी के लोग क्या हो गए, सरप्लस हो गए. सरप्लस लोगों को निकाल देना पड़ेगा, तो वो लोग झगड़ा करेंगे कि ऐसे कैसे नहीं, मैं तो काम करने को तैयार हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे क्यों निकाल रहे हो. तो कंपनी क्या करती है फिर कि चलो भैया मैं आपको एक स्कीम लॉन्च करके देता हूँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम. वो स्कीम को पहले क्या करना पड़ता है, कोर्ट के पास से अप्रूव करके लेना पड़ता है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ऑफर दिया था, एक्सेप्ट करके हो गया, अभी तुमको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा. उसका इनडिसिप्लिन बिहेवियर नहीं है तो डिस्प्यूट नहीं, रिट्रेंचमेंट नहीं कर सकता आप उसको. वो बराबर काम कर रहा है, आपने जैसा बोला वैसा आता है, वैसे जाता है, जो बोलेगा वो काम करता है, सब चीज़ें करता है, तो उसका भी तुम निकाल क्यों रहे? नहीं सर, मुझे भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी चेंज करना पड़ेगा. तो करो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, उसको क्या करो, तुम्हारा उसका कॉन्ट्रैक्ट अलग है. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? उसको पूरा करना पड़ेगा. मैं बोलता हूँ ठीक है, फिर मैं भी कोर्ट के पास जाता हूँ, कोर्ट को एक पहले स्कीम दिखाता हूँ कि मैं इनको अभी निकाल रहा हूँ, या फिर इनको मैं ऑफर दे रहा हूँ, आपको जाने का तो जाओ, नहीं जाने का तो रुकना पड़ेगा. रुकना पड़ेगा तो आपको टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा फिर नया वाला. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और जाते रहोगे तो ठीक है, क्योंकि देयर इज अ चांस कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब पे लग गए हो, आपको उम्र 25 साल है, 26 साल है, 27 साल है, आप नया नया चीज़ें सीखने को तैयार रहते हो, और आपका उम्र 50 साल है, 52 साल है, 55 साल है, अभी 56 में 58 में रिटायर होने का है, तभी तुम्हारा नया चीज़ सीखने का ताकत कम हो गया रहता है. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और सीखोगे तो भी तुम्हारे अंदर इतने सालों का एक्सपीरियंस भरा है पुराने टेक्निक के हिसाब से सॉल्व करने का, कि शायद तुम नए टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के टाइम तुम्हारा स्पीड कम रहेगा. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? पुराना टेक्निक यू आर एक्सपर्ट, बट न्यू टेक्निक यू मे नॉट बी एक्सपर्ट. तो तुम खुद भी बोलोगे अरे ठीक है, अभी बुढ़ापे में कौन ये सब चीज़ें सीखेगा, रहने दो मैं जाता हूँ. लेकिन अगर मैं कंटिन्यू करता था तो मुझे ज़्यादा सैलरी मिलता था. अब मैं जा रहा हूँ तो फिर मैं बोलूँगा देखो मैंने वही स्कीम कोर्ट को दिखाया हुआ है, उसको मैंने बोला हुआ है कि अब इतने साल का एक्सपीरियंस के ऊपर के लोगों को हम लोग रिट्रेंचमेंट वीआरएस के लिए ऑप्शन दे रहे हैं, इतने साल के नीचे को हम लोग निकाल ही नहीं रहे. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो वी आर आइडेंटिफाइंग विच एम्प्लॉयज, और जो जाने को बोल रहे हैं उनको भी ऐसे नहीं बोल रहे कि निकलो, हम उनको ऑफर दे रहे हैं, निकलने का तो निकलो, रुकने का तो रुको. अगर निकलोगे तो भी आपका नुकसान होने नहीं देंगे, आपको हम पैसा दे देंगे. वॉलंटरीली रिटायरमेंट लिया आपने तो आपको हम कंपेंसेट करेंगे. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो आपको बड़ा पैसा मिलेगा. तो आप बोलो ठीक है, मैं अभी नया चीज़ नहीं सीखता हूँ, पैसा लेके जाऊँगा, शायद दुकान डाल दूंगा, शायद गांव में जाके घर डाल बना कर रखूँगा, थोड़ा पैसा एफडी में डालूंगा, थोड़ा शेयर मार्केट में डालूंगा, आराम करूँगा, भी बस हो गया. 56 में रिटायर होना था, 52 हो गया है, 4 साल बाकी है, पहले रिटायर हो जाता हूँ, वैसे भी पैसा मिल ही रहा है. और कंपनी उसकी भी इस तरह से डिज़ाइन करती है कि जो लोग रिटायरमेंट के आसपास है उनको ज़्यादा फायदा होता है, और जो रिटायरमेंट के दूर दूर है वो लोग अगर जम मर के मैं भी लेता हूँ करेंगे तो उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है. तो कंपनी इज ट्राइंग टू इंश्योर दैट यंग ब्लड विल बी रिटेन्ड, and the elderly people who probably may not have the necessary amount of enthusiasm, zeal, capacity to understand the new technology, they will be faded out. They will be shutted out, नहीं faded out. धीरे धीरे जाओ, आराम से जाओ, पैसा लेके जाओ, खुशी खुशी जाओ. That's why it is also called as golden handshake. उनको भी पैसा दिया हुआ है, झगड़ा करके नहीं, प्यार से जाओ. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? हमको दुआ दे के जाओ कि अपना नया टेक्नोलॉजी अच्छे से चले, कंपनी को और फायदा हो जाए, आपका भी फायदा करवा के दिया हुआ है. दिस इज वीआरएस कंपेंसेशन. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो वीआरएस कंपेंसेशन रहेगा तो उसमें एग्जाम कितना रहेगा, वही फिर से एक बार, उधर भी 5 लाख था रिट्रेंचमेंट में, यहाँ पे भी 5 लाख ही है. दूसरा अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, तीसरा एवरेज सैलरी इंटू 3 मंथ्स इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस. वहाँ पे भी एवरेज पे बोला था वेजेस का, और वो भी 3 महीने का बोला था, 3 महीना नहीं तो 4 हफ्ता नहीं तो 12 दिन. तो यहाँ पे बराबर से 3 मंथ्स के कंसिडर किया हुआ है. वहाँ पे भी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस था, लेकिन वहाँ पे और एनी पार्ट ईयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स था. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है.
और बाद में बोला सैलरी लास्ट ड्रॉन इनटू रिमेनिंग ईयर्स ऑफ सर्विस इनटू 12 मंथ। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट रिट्रेंचमेंट में नहीं था क्योंकि वहाँ पे निकाल दिया था। यहाँ पे हमने बोला है कि आपको निकल जाना है तो जाओ, आप खुद देखो कैसा करना है नहीं करना है। फिर उसने अगर ऑप्शन एक्सेप्ट किया हाँ मैं जाता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे फिर उसका चेक करेंगे उसका टोटल अमाउंट कितना है। 5 लाख रुपए का उसका एग्जाम्पशन मैक्सिमम है, उसके अलावा अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड वो तो रहता ही है क्योंकि एग्जाम्पशन की बात चली है। और फिर एवरेज सैलरी इंटू 3 मंथ्स इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस एंड सैलरी लास्ट ड्रॉन, जब वो वीआरएस ले रहा है उस साल का सॉरी उस महीने का उसका सैलरी इंटू रिमेनिंग ईयर्स ऑफ सर्विस, और कितने महीना वो काम कर सकता था, कितने साल वो काम कर सकता था, सॉरी इंटू 12 क्योंकि हर एक साल के लिए 12-12 महीने रहता है। तो आज जिस सैलरी को वो विड्रॉ कर रहा है, आज जो सैलरी उसको मिल रहा है, वही सैलरी अगर इसके आगे जितना भी उसका सर्विस बाकी है उतने पीरियड के लिए उसको मिलते रहता था तो उसको कितना मिलता था वो भी कैलकुलेट करो। ये 4 लिमिट के अंदर जो छोटा रहेगा डेट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्ट। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, तो अभी देखो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ अपने को, मिस्टर दत्ता रिसीव्ड वीआरएस कंपेंसेशन ऑफ 7 लाख आफ्टर 30 ईयर्स एंड 4 मंथ्स ऑफ सर्विस। मैं बोलूँगा 4 मंथ्स को भूल जाओ, 30 ईयर्स को कंसिडर करो। नेक्स्ट ही स्टिल हैज 6 ईयर्स ऑफ सर्विस लेफ्ट। 6 ईयर्स मतलब अभी 72 मंथ्स का उसको सैलरी मिल सकता था क्योंकि 1 साल के लिए 12 महीना, तो 6 साल के लिए 72 महीना उसको सैलरी मिल सकता था। At the time of VRS, he was drawing basic salary of 20,000 per month and dearness allowance which forms part of pay rupees 5,000, मतलब 25,000 इंटू 72 मंथ्स करना पड़ेगा अपने को फोर्थ लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? कंप्यूट इज टैक्सेबल VRS कंपेंसेशन अज्यूमिंग दैट ही डज नॉट क्लेम एनी रिलीफ अंडर सेक्शन 89। मैं बोलूँगा ठीक है, फिर वर्किंग कैसे होगा? रिसीव्ड कितना है? 7 लाख, एग्जाम्पशन कितना है? वर्किंग करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड लिमिट 5 लाख, दूसरा एक्चुअली रिसीव्ड 7 लाख, तीसरा एवरेज सैलरी इंटू 3 मंथ्स इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, मतलब 20,000 इंटू 20,000 प्लस 5,000 इंटू 3 ईयर्स इंटू 30 ईयर्स, सॉरी 3 मंथ्स इंटू 30 ईयर्स। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? और बाद में क्या? सैलरी लास्ट इंटू रिमेनिंग ईयर्स ऑफ सर्विस इंटू 12 महीना, मतलब 20,000 प्लस 5,000 इंटू 12 मंथ्स इंटू 6 ईयर्स। इसमें जो छोटा रहेगा वो तो सबसे छोटा मेरे ख्याल से 5 लाख ही है, मतलब 5 लाख एग्जाम्प्ट होगा, बाकी का 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? पहले क्या करो, वीआरएस कंपेंसेशन का सिर्फ इतना पार्ट अभी लिखो, बाकी के पार्ट के लिए जगह छोड़ दो 10-10B का। फिर वीआरएस नहीं, रिट्रेंचमेंट, फिर वीआरएस का लिखेंगे, फिर उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो फटाफट स्टार्ट करो। कंप्लीट?
कंप्लीट। चलो एग्जाम्पल कर दो दत्ता का। ये वी आर ऑन पेज नंबर 37, वी आर सॉल्विंग इलस्ट्रेशन नंबर 9। कंप्लीट। कंप्लीट। Shall I go ahead? So here we go for the next part of our calculation of salary, that is perquisites. इसके पहले मैंने जो भी कुछ सिखाया
बेसिक सैलरी तो कैश में ही मिलती है, अलग अलग अलाउंसेस तो कैश में ही मिलते हैं। प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी या फिर प्रॉफिट्स इन एडिशन टू सैलरी भी कैश में ही मिलते हैं। तो कितना मिला ये कैलकुलेट करना नहीं था, कितना मिला उसमें से कितना एग्जेम्प्ट होगा वो कैलकुलेट करना था। हाउ मच हैव आई रिसीव्ड इज नॉट समथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड, इट इज ऑलरेडी नोन बिकॉज इट इज एक्सप्रेस्ड इन कैश, इट इज गिवन इन कैश, देयर इज अ बैंक ट्रांसफर एंट्री और समथिंग लाइक दैट, सो इट इज ईजी टू गो फॉर इट। बट अब जब मैं बात कर रहा हूं अलग टाइप के पेमेंट की, यहां पे एम्प्लॉयर इज नॉट गिविंग कैश टू द एम्प्लॉय कि बाबा मैं तुझे पैसा दिया है, तुझे जो करना है कर, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैं तुमको बोल रहा हूं कि मैं तुमको ये बेनिफिट दे रहा हूं, मैं तुमको कैश नहीं दे रहा हूं, मैं तुमको बेनिफिट दे रहा हूं। So since it is not expressed in cash now, it is required to be measured in cash now. कैश में दिया नहीं है तो कैश में अगर देते थे तो उसका कितना वैल्यू होता था वो पहले कैलकुलेट करना पड़े। सो जब मैं रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन की बात करता हूँ, वीआरएस कंपेंसेशन की बात करता हूँ, ग्रेचुइटी की बात करता हूँ, लीव सैलरी की बात करता हूँ, पेंशन की बात करता हूँ, बेसिक सैलरी की बात करता हूँ, हाउस रेंट अलाउंस की बात करता हूँ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करता हूँ, वहाँ पे कितना मिला ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ता, कितना मिला प्रॉब्लम ने दिया रहता है। और जब मैं परक्विजिट की बात करूंगा तो कितना मिला के मुकाबले प्रॉब्लम मुझे क्या देगा, क्या दिया है वो बता के रखेगा, ये दिया। अब जो दिया है उसको मुझे कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक ए सिंपल एग्जाम्पल दैट माई एम्प्लॉयर गिव मी दिस वाटर बॉटल एज गिफ्ट। सर आपको सैलरी इसमें मैं थोड़ा कम देता हूँ, आपको वाटर बॉटल दे देता हूँ, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो नाउ ये वाटर बॉटल उसने कितने में परचेस किया, उसकी खुद की कॉस्ट, या फिर ये वाटर बॉटल अगर वो बेचता था तो कितने में बेचता था, उसकी खुद की सेलिंग प्राइस। ऐसा दो अलग अलग वैल्यू आ सकते हैं, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। एम्प्लॉयर ने मुझे घर दे दिया, बोला चल सर मैं आपको HRA नहीं देता हूँ, हाउस रेंट अलाउंस नहीं देता हूँ, बल्कि मेरे पास एक घर पड़ा है, मेरा खुद का घर है, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। मेरा खुद का घर है, वैसे ही खाली पड़ा हुआ है, तो मैं आपको रहने को देता हूँ। आई सेड ग्रेट, नो प्रॉब्लम। मैं तो क्वेश्चन इज फिर अभी मेरा इनकम कितना कंसिडर करने का, वो घर का एम्प्लॉयर को कितना भाड़ा मिल सकता था वो मेरे इनकम में ऐड करने का। अगर एम्प्लॉयर ने खुद ने घर भाड़े पे लेके मुझे दिया रहेगा तो, समझे मैं कैसे बोल रहा हूं, तो कितना। और एम्प्लॉयर ने खुद ने घर भाड़े पे लिया है, लेकिन वो घर उसने भाड़े पे अपने दोस्त के पास से फिर अपने रिलेटिव के पास से लिया है, जिसके लिए वो ज्यादा पेमेंट कर रहा है खाली फुकट अपने दोस्त को, रिलेटिव को। तो मेरे इनकम में खाली फुकट ऐड करने का कि नहीं करने का, देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन नाउ, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस थिंग्स। एम्प्लॉयर ने मेरे घर में रामू चाचा माली चाचा दिया हुआ है, ड्राइवर वाला दिया हुआ है मुझे, समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो मेरे घर में जो काम करने के लिए रामू चाचा है, माली चाचा है, ड्राइवर चाचा है, उनको सैलरी मैं नहीं देता हूँ, उनको मेरा एम्प्लॉयर सैलरी दे देता है। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ, मुझे भी सैलरी एम्प्लॉयर देता है और उनको भी सैलरी एम्प्लॉयर देता है। अगर मेरी यहाँ से ट्रांसफर हो गई तो मैं चला जाऊंगा, बट रामू चाचा, माली चाचा, ड्राइवर चाचा इधर ही रहेंगे, मेरी जगह पे जो ऑफिसर आएगा उसको सर्व करेंगे। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो फिर मेरा सैलरी कितना कंसिडर करने का, उनको जो अमाउंट दिया हुआ है, उनको जो सैलरी दिया जाएगा रामू चाचा को, माली चाचा को, वो अमाउंट मेरे इनकम में ऐड होगा कि ऐड नहीं होगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। दैट इज रिक्वायर्ड टू बी सीन नाउ, हाउ टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। फिर अगर रामू चाचा, माली चाचा मैं हायर करता था तो उनको मैं कितना सैलरी देता था वो कंसिडर करने का, कि मेरे एम्प्लॉयर उनको जो सैलरी दिया वो कंसिडर करने का। कॉम्प्लिकेशन विल अराइज। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो परक्विजिट के वैल्यूएशन में, सॉरी परक्विजिट के पॉइंट में, कैलकुलेशन इज नॉट हाउ मच इज एग्जेम्प्ट, कैलकुलेशन इज व्हाट इज द वैल्यू। इन केस ऑफ ग्रेचुइटी, इन केस ऑफ लीव सैलरी, इन केस ऑफ पेंशन, इन केस ऑफ रिट्रेंचमेंट, वीआरएस, सारे के सारे अलग कंपेंसेशन, प्रोविडेंट फंड, क्वेश्चन इज नॉट हाउ मच इज द वैल्यू, क्वेश्चन इज दिस इज द वैल्यू, हाउ मच इज टैक्सेबल, हाउ मच इज एग्जेम्प्ट। वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन बाय द प्रॉब्लम कि ये तुम्हारा प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है, ये तुम्हारा ग्रेचुइटी का पैसा मिला हुआ है, ये तुम्हारा बेसिक सैलरी का अमाउंट है, सब दिया हुआ है। तो जो दिया है उसका टैक्सेबल पोर्शन कितना है और एग्जाम पोर्शन कितना है, ये कैलकुलेट करना इसके पहले हम सीख रहे थे। लेकिन अब जब मैं परक्विजिट सिखाना चालू करूंगा तो मेरा आउटलुक चेंज हो जाएगा। मेरा आउटलुक क्या रहेगा कि जो दिया है उसका वैल्यूएशन कैसे करने का वो डिसाइड करना पड़ेगा। हाउ टू असाइन वैल्यू टू इट, दीज आर द रूल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी सीन। सो हियर द रूल्स आर नॉट टेलिंग यू कि इतना तक एग्जेम्प्ट, इसके ऊपर का टैक्सेबल। हियर द रूल्स आर टेलिंग यू कि इफ दिस इज टैक्सेबल देन दिस इज हाउ द वैल्यू शुड बी कैलकुलेटेड। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। सो हियर इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट गोइंग टू प्ले, बट हियर इनकम टैक्स रूल्स आर गोइंग टू कम इन टू प्ले। इनकम टैक्स एक्ट से बोल के रखेगा कि परक्विजिट का डेफिनेशन क्या है, किसको परक्विजिट में इंक्लूड करने का और कब इंक्लूड करने का।
अब जिसको इंक्लूड करना है उसका वैल्यू कैसे डिसाइड करना है, इनकम टैक्स एक्ट बोलेगा सॉरी मैं नहीं बता सकता हूं, दैट विल बी डिसाइडेड बाय नॉट द पार्लियामेंट, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करता है मतलब कौन, एक्ट, और गवर्नमेंट डिसाइड करता है मतलब कौन, रूल्स। पार्लियामेंट ने खुद ही अथॉरिटी किसको दे दिया, डेलीगेट कर दिया है, गवर्नमेंट को दे दिया। पार्लियामेंट में कौन बैठा है, गवर्नमेंट भी बैठी है और अपोजिशन पार्टी भी बैठी है, तो कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट लगता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, रूल्स बनाने के पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट के अंदर का जो गवर्निंग बॉडी है वही सिर्फ काम कर सकता है। गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई। तो यहाँ पे देखेंगे अभी परक्विजिट का बेसिक मतलब क्या है, इट बेसिकली मीन्स बेनिफिट इन काइंड प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। अच्छा, मतलब अगर मुझे बेनिफिट इन काइंड दिया तो फिर वो मेरा परक्विजिट हो जाएगा, मतलब मेरे सैलरी में ऐड हो जाएगा, मैं बोलूँगा हाँ यस ऐसा होगा। तो सर ठीक है ना, आप मुझे मत दो, मेरे बीवी को परक्विजिट दे दो। तो ऑन पेपर इट विल बी शोन दैट इट इज नॉट गिवन टू द एम्प्लॉय, इट इज गिवन टू द एम्प्लॉय स्पाउस। तो भी परक्विजिट नहीं होगा, बोलते नहीं सर, क्योंकि आपने क्या बोला था, देयर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो देने वाला कौन है, एम्प्लॉयर है, रिसीवर कौन है, एम्प्लॉय का स्पाउस है। तो अभी सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं, मतलब उसको छोड़ दो सैलरी में से, हम बोलेंगे। लेकिन परक्विजिट का डेफिनेशन क्लियरली बोल के रखता है, परक्विजिट मीन्स बेनिफिट इन काइंड विच इज प्रोवाइडेड आइदर टू दी एम्प्लॉई और टू दी स्पाउस ऑफ द एम्प्लॉई और टू दी चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉई और टू दी पेरेंट्स ऑफ द एम्प्लॉई और टू दी सर्वेंट्स और डिपेंडेंट्स ऑफ द एम्प्लॉय। इन सब में से किसी को दिया तो भी हम उसको परक्विजिट बोलेंगे। मतलब हमारा जो डेफिनेशन का स्टार्टिंग पॉइंट था कि देयर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, उसमें से एम्प्लॉय इस शब्द का दायरा परक्विजिट के टाइम बढ़ा के रखा हुआ है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, परक्विजिट समझने के टाइम क्या बोल के रखा है, एम्प्लॉय को दिया तब तो वो परक्विजिट है ही। इफ अ बेनिफिट इन काइंड इज गिवन टू द एम्प्लॉय तो उसको परक्विजिट बोल ही देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इफ द बेनिफिट इन काइंड इज गिवन नॉट जस्ट टू द एम्प्लॉय बट ऑल्सो टू द स्पाउस or to the children or to the parents or to the dependents or servants of the employee, then also it will be counted as perquisite for the purpose of income tax and therefore it will be included in salary। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। सो काफ़ी बड़ा डेफिनेशन कंसिडर किया जाए। फिर भी देखना पड़ेगा 17(2) का डेफिनेशन क्या बोलता है, उसके हिसाब से इंक्लूसिव डेफिनेशन इन्होंने बोला हुआ, और वो डेफिनेशन हमको बाहर करने की जरूरत नहीं है, उसका मैं समरी यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि उसके हिसाब से जो बोला हुआ है वो उसमें से कौन से परक्विजिट्स सभी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होंगे, सभी एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होंगे। 17(2) ने जो डेफिनेशन दिया है उसमें परक्विजिट का मतलब क्या होता है, बेनिफिट इन काइंड। उसमें पहला पॉइंट बोल कर रखा उन्होंने रेंट फ्री अकोमोडेशन, दूसरा पॉइंट बोला उन्होंने अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेंट, तीसरा पॉइंट बोला उन्होंने एक्सपेंडिचर ऑफ द एम्प्लॉय विच बट फॉर सच पेमेंट वुड हैव बीन पेड बाय द एम्प्लॉय। ऐसा अलग अलग पॉइंट उन्होंने बोल के रखा हुआ है, बट उसका सबका समरी मैं कंसिडर कर रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि कुछ कुछ परक्विजिट ऐसे हैं कि जो सभी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होंगे। उसमें कौन आएगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन विच में भी आइदर अनफर्निश्ड और विच में भी फर्निश्ड। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया रहेगा, मतलब तू ये घर में रहने को आजा, मुझे रेंट नहीं दिया तो भी चलेगा। रेलवे के एम्प्लॉइज रेलवे क्वार्टर्स रहते हैं, आपने देखा रहेगा, तो समझ में कैसे बोल रहा हूँ। स्टेशन के साइड में वो बड़ा बड़ा उनका बिल्डिंग्स रहता है और ऑफिसर लोगों का अलग कॉलोनी रहता है। आर्मी नेवी एयरफोर्स के लोगों को फिर से बाहर रहने को जगह मिल जाती है। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन, कैंप में जाओगे तो आपको देखिएगा वहाँ पे बहुत सारे लोगों का घर है, बड़ा बड़ा बंगलोज भी है वहाँ पे दिया हुआ। रेंट फ्री अकोमोडेशन विच में भी आइदर अनफर्निश्ड और विच में भी फर्निश्ड, उसको हम बोलेंगे इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। सिर्फ सीनियर लोगों के हाथ में, बॉस लोगों के हाथ में ऐसा कुछ नहीं, सबके हाथ में, किसी को भी चपरासी कोई घर दिया तो भी उसके हाथ में वो इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। कितना अमाउंट टैक्स करने का वो हम कैलकुलेट करेंगे बाद में, डिफरेंट पॉइंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्सेबल तो हो ही जाएगा। दूसरा, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट विच में भी अनफर्निश्ड और फर्निश्ड। वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट विच में भी आइदर अनफर्निश्ड और फर्निश्ड। सर ऊपर का और नीचे का क्या फर्क है, ऊपर था रेंट फ्री अकोमोडेशन, नीचे है अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट। मतलब रेंट फ्री रहेगा तो पकड़ लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स पकड़ लेता है। तो आप ऐसा करो, रेंट फ्री मत कर दो, आप उसको कंसेशनल रेंट पे दे दो। तो मैं तुझे घर भाड़े पे देता हूँ, सॉरी घर तुझे फ्री में देता हूँ, ऐसा बोलूँगा तो तेरे इनकम में ऐड हो जाता है ना। तो मैं तुझे घर फ्री में नहीं देता हूँ, तो हर महीने मुझे 5 रुपया रेंट दे दे, 50 रुपया रेंट दे दे। रेंट फ्री नहीं है सर, छूट गया, अब सैलरी में मत ऐड करो। गवर्नमेंट बोलेगा लेकिन सेकंड पॉइंट है ना, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेंट इट में भी आइदर फर्निश्ड और अनफर्निश्ड, इट विल बी आल्सो कंसिडर्ड एज परक्विजिट। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। थर्ड वन, पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी किसका है, एम्प्लॉय का है। ट्रांजैक्शन किसने किया है, एम्प्लॉय ने किया है, मतलब उस ट्रांजैक्शन को फुलफिल करने का जिम्मेदारी किसका है, एम्प्लॉय का है।
अगर वो फुलफिल नहीं करेगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके हाथ से होगा? एम्प्लॉय के हाथ से होगा। मतलब कानून इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके पनिशमेंट किसको देगा? एम्प्लॉय को देगा। ऐसा ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन किसका है? एम्प्लॉय का है। लेकिन पे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय विच इज पेड बाय द एम्प्लॉयर इज कंसिडर्ड अगेन एज परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। तो मेरे बच्चों का स्कूल का फीस, बच्चों का स्कूल मैंने डिसाइड किया, बच्चों को स्कूल में मैंने डाला, तो उनका फीस भरने का जिम्मेदारी मेरा है। लेकिन मेरा एम्प्लॉयर अगर डायरेक्टली बच्चों का स्कूल का फीस भर देता है तो वो मेरे हाथ में परक्विजिट है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? टेलीफोन का कनेक्शन मैंने लिया हुआ है, उसका बिल मैंने भरना चाहिए। टीवी का कनेक्शन मैंने लिया हुआ है टाटा स्काई वगैरह करके। नेटफ्लिक्स का कनेक्शन मैंने लिया हुआ है, लेकिन मेरा एम्प्लॉयर पे करता है। मैंने मेरे घर में काम वाली बाई को अपॉइंट किया हुआ है, झाड़ू वाली बाई, काम वाली बाई, बर्तन मांजने वाली बाई, उनको अपॉइंट किया हुआ है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? उनको मैंने अपॉइंट किया हुआ है, तो उनको सैलरी देने का जिम्मेदारी मेरा है। लेकिन उनको सैलरी कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। रामू चाचा, माली चाचा, एम्प्लॉयर ने अपॉइंट करना अलग बात है, और मैंने जिनको अपॉइंट किया उनका सैलरी उसने देना अलग बात है। अगर रामू चाचा, माली चाचा, एम्प्लॉयर ने खुद ने अपॉइंट किया रहेगा तो यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि अपना पॉइंट कौन सा चलो है? अपना पॉइंट है पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉई। अगर रामू चाचा, माली चाचा, एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया रहेगा तो दैट ऑब्लिगेशन इज ऑफ द एम्प्लॉयर, नॉट ऑफ द एम्प्लॉई। क्या समझ में कैसे बोल रहा हूं? मैं कौन सा पॉइंट बोल रहा हूं? ऐसा ऑब्लिगेशन जो एक्चुअली एम्प्लॉई ने क्रिएट किया, लेकिन फिर भी पे किसने किया? एम्प्लॉयर ने पे किया। क्या समझ में कैसे बोल रहा हूं? ऑब्लिगेशन किसका है? ऑब्लिगेशन किसका है? एम्प्लॉई का। मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसने किया था? एम्प्लॉय ने किया था। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन मैंने अपने नाम से लिया, एम्प्लॉय के नाम से लिया, एम्प्लॉय ने खुद लिया। लेकिन गैस का बिल भरता कौन है? एम्प्लॉयर। मैं बोलूंगा यार पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय, सबके हाथ में टैक्सेबल है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया, सबके हाथ में टैक्सेबल। अकोमोडेशन एट कंसेशन रेंट दिया, सबके हाथ में टैक्सेबल। वो फर्निश्ड होने दो, अनफर्निश्ड रहने दो, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट, पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉई, फिर से बार क्या हो जाएगा? सबके हाथ में टैक्सेबल। नेक्स्ट, अमाउंट पेबल बाय एन एम्प्लॉयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इफेक्ट एन एश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द एसएससी। इन शॉर्ट, एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एम्प्लॉई का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर ने भर दिया तो वो टैक्सेबल परक्विजिट इन हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। सो तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा अगर एम्प्लॉयर ने भर दिया तो वो तुम्हारा सैलरी इनकम करके कंसिडर किया जाएगा। समझ में कैसे बोल रहा हूं? नेक्स्ट, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉयर। स्वेट इक्विटी का मतलब क्या होता है? पसीना, स्वेट इक्विटी। अगर मुझे किसी कंपनी का इक्विटी शेयर्स परचेस करने का, मुझे क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है। पैसा दो, शेयर्स लो। लेकिन मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं वो नई कंपनी है, वो कंपनी के पास अभी एक्चुअली स्पीकिंग मुझे सैलरी देने के लिए कैश कम पड़ती है। लेकिन वो कंपनी मुझे बोल रही है कि सर आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, आप फेसबुक के पास काम करने को जाओगे, गूगल के पास काम करने को जाओगे, आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, लेकिन आपको वो एम्प्लॉय ट्रीट करेंगे, आप मेरे साथ काम करो। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैं आपको कैश कम दूंगा। मैं बोलूँगा मैं क्या पागल हूँ क्या? उधर ज़्यादा पैसा मिलता है, यहाँ पे कम पैसा मिलता है, कैसा क्यों? लेकिन सर आपको कितनी कैश मिलनी चाहिए मुझे पता है, मैं कम दे रहा हूँ वो भी मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कैश है नहीं। लेकिन अगर आप जैसे अच्छे अच्छे लोग अगर मन लगा के पे काम करेंगे तो हमारा कंपनी का काफ़ी बड़ा होने वाला है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और फिर हमारे कंपनी के शेयर्स का भाव काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो बाद में अगर आप 3 साल, 4 साल, 5 साल मेरे साथ काम करते हो तो 3, 4, 5 साल में आपको सैलरी दूंगा, लेकिन जितनी मिल सकती है उतनी नहीं दूंगा, थोड़ी कम दूंगा। मतलब मेरा भी कैश का बर्डन कम रहेगा, मेरी कॉस्ट कम रहेगी। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और मैं आपको एक हक दे दूंगा। कौन सा हक दे दूंगा? कि बाद में कंपनी के शेयर्स मार्केट में जो भाव में चलते रहेंगे उससे कम भाव में आपको परचेस करने को मिलेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मार्केट में जो भाव में मिल सकते हैं उससे कम भाव में आपको परचेस करने को मिलेंगे। अब उनका मतलब यार नंबर 1 अब मैं काम करूं, हाँ, और मैं सैलरी कम लूं, हाँ, और बाद में 5 साल के बाद मैं शेयर्स परचेस करने के लिए फिर से मैं ही पैसा दूं। एम्प्लॉयर बोलेगा हाँ। बोलते सर क्या पागलपन है क्या? एक तो कम सैलरी पे काम करने का और बाद में खुद ही कंपनी का शेयर्स परचेस करने के लिए पैसा देने का, ये तो पूरा पागलपन है। बोलते एम्प्लॉयर बोलेगा नहीं, सोच के देखो सर कि अभी आपको सैलरी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, आपको कम सैलरी मिल रहा है, कैश कम मिल रहा है, सच्ची बात है। बाद में आपने पैसा पे करना पड़ रहा है, लेकिन आपको वो इक्विटी शेयर्स मार्केट में परचेस करने को जाओगे तो जो भाव में मिल सकते हैं उसके मुकाबले काफ़ी कम भाव में मिलेंगे मेरे पास से। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? मतलब वो शेयर्स का
जितना पैसा आप मुझे देना चाहिए आप उतना पैसा नहीं दोगे, काफी कम पैसा दोगे, बाकी का पैसा आपने खून पसीना एक करके पिछले 5 साल में काम करके कमा लिया है, इसलिए उसको मैं स्वेट इक्विटी बोलूंगा। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? फिर बाद में आपको जो शेयर्स कम भाव में मिले हैं आप वो मार्केट में बेच सकते हो और मार्केट का ऐसा बाकी का पैसा ले सकते हो। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिस इज कॉल्ड एज स्वेट इक्विटी। तो ऐसा स्वेट इक्विटी अगर मैं तुमको देता हूँ तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज परक्विजिट। नेक्स्ट, amount or the aggregate of the amounts of any contribution in excess of ₹7,50,000 made to the account of the SSE by the employer in recognized provident fund or in NPS or in an approved superannuation fund. सुपरएन्युएशन मतलब क्या है? जहां पे पैसा लमसम में एक साथ मिल जाता है। एन्युइटी मतलब फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल। सुपरएन्युएशन मतलब इन्वेस्ट करने के टाइम धीरे धीरे इन्वेस्ट करो और पैसा मिलने के टाइम सब कुछ एक साथ लमसम में ले लो। दैट इज कॉल्ड ए सुपरएन्युएशन। ओके, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड नहीं तो आरपीएफ नहीं तो एनपीएस में 7.5 लाख रुपए के ऊपर अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया रहेगा तो वो अमाउंट विल बी अगेन कंसिडर्ड एज परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट, एन एनुअल एक्रीशन to the balance at the credit of the recognized provident fund or NPS approved superannuation fund which relates to the employer's contribution and included in the total income on account of the same having exceeded ₹7,50,000। ये पॉइंट जरा अटपटा पॉइंट है, प्रॉब्लम करने के टाइम समझेगा, अभी नहीं समझेगा। लास्ट, एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट और एमिनिटी, छोटा मोटा कुछ और बेनिफिट देता रहेगा तो एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली दे दिया एम्प्लॉय को, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? परक्विजिट, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। परक्विजिट का मतलब क्या? बेनिफिट इन काइंड। किसको दिया तो चलेगा? एम्प्लॉय को दिया तो भी चलेगा, एम्प्लॉय के स्पाउस को दिया तो भी चलेगा, बच्चों को दिया तो भी चलेगा, पेरेंट्स को दिया तो भी चलेगा, डिपेंडेंट को दिया तो भी चलेगा और सर्वेंट को दिया तो भी चलेगा। समझ में कैसे बोल रहा हूं? और परक्विजिट के अलग अलग कैटेगरी, उसमें से पहला कैटेगरी कौन सा है? ऐसे परक्विजिट जो सभी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। उसमें कौन आता है? रेंट फ्री अकोमोडेशन, अकोमोडेशन एट कंसेशन रेंट, ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये 3 मेन है। उसके अलावा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अफेक्ट दी लाइफ इंश्योरेंस, मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बाद में स्वेट इक्विटी शेयर्स, बाद में 7.5 लाख रुपए के ऊपर का कंट्रीब्यूशन और बाद में उसके ऊपर का इंटरेस्ट का एक्रीशन एंड बाद में एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट और एमिनिटी। सर सारे के सारे याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं, ऐसा परफेक्ट वर्ड्स याद नहीं रखा हो तो भी चलेगा, लेकिन पता रहना चाहिए कि बाबा ये परक्विजिट रहेगा तो ये फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय रहता है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ओके, तो ये जो सेकंड पॉइंट था अपना, कितनी बार ले 13 मिनट नहीं होना, ठीक है चलेगा। ये जो पॉइंट है ना अपना, ये सेकंड लास्ट पॉइंट, ये मुझे सीखने का है अभी कैसे होता है, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने का कोशिश करेंगे हम लोग। द सीबीडीटी, सीबीडीटी का मतलब क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। द सीबीडीटी हैज वाइड रूल नंबर 3B नोटिफाइड द फॉलोइंग मैनर टू कंप्यूट द एनुअल एक्रीशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड और एनी अदर अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो उसका वैल्यूएशन कैसे करने का? बोलते हैं टीपी इज इक्वल टू पीसी अपॉन 2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। टीपी म्हणजे काय? टॅक्सेबल परक्विजिट। काय झालंय? ॲक्रिशन झालंय, एन्युअल ॲक्रिशन टू द बॅलन्स एट द क्रेडिट ऑफ आरपीएफ और एनपीएस और अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड which relates to the employer's contribution and included in the total income on account of the same having exceeded ₹7,50,000। म्हणजे काय झालं पहिल्यांदा बघूया। मी कोण आहे? एम्प्लॉई आहे। माझ्याकडे काय आहे? मी आरपीएफ मध्ये पार्टिसिपेट केलेला आहे एम्प्लॉयरकडनं। एम्प्लॉयरने माझ्या अकाउंटमध्ये किती पैसे ट्रान्सफर केले दरवर्षी आरपीएफ मध्ये? तर माझी सॅलरी महिन्याला लेटेस्ट से 5 लाख रुपये आहे। माझी सॅलरी महिन्याला 5 लाख किंवा मे बी 10 लाख रुपये, जस्ट एक्झाम्पल। मंथली सॅलरी 10 लाख म्हणजे ॲन्युअल सॅलरी किती झाली? 1,20,00,000 झाली। समजतं मी काय म्हणतो ते? तर माझ्या 10 लाखाच्या सॅलरीचे ते 12% ट्रान्सफर करतायत। कळतं मी काय म्हटलं ते? 10 लाखाचे 12% झाले किती? 1,20,000। सो 1,20,000 इज द अमाउंट विच द एम्प्लॉयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माय आरपीएफ एवरी मंथ। 1,20,000 is deducting from my salary, 1,20,000 is adding from his own pocket also। कहते मैं क्या म्हणतो ते? तो मेरे प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में हर महीने में 2,40,000 जमा हो रहा है। मेरे प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में हर महीने में 2,40,000 जमा हो रहा है। गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? क्लियर? तो मैं क्या कंसिडर करूंगा? मेरा खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट एन इनकम। नहीं, 2,80,000 जमा हो रहा है। 1,40,000 प्लस 1,40,000 ना, कितना नहीं? 1,20,000 बोला, हाँ 2,40,000 बराबर है। तो मेरा जो खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन 1,20,000 है वो तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब नॉट एन इनकम, काम छोड़ दो। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1,20,000 है सर, लेकिन 12% ये ना तो भूल जाने का। मैं बोलूंगा लेकिन 1,20,000 इंटू 12 करोगे तो कितना होता है?
1,20,000 इंटू 12 करोगे तो 14,40,000 हो जाता है. सो द अमाउंट विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन माई प्रोविडेंट फंड अकाउंट बाय द एम्प्लॉयर इन एंटायर ईयर इज 14,40,000. गवर्नमेंट बोलेगा अरे चलो पकड़ो पकड़ो, वो मैं बोलूँगा नहीं सर छोड़ दो ना प्लीज़, 12% के अंदर रहेगा तो छोड़ने का रहता है. गवर्नमेंट बोलेगा हाँ 12% के अंदर रहेगा तो छोड़ता हूँ, तो 12% है, सच्ची बात है. लेकिन और भी एक बात रहती है, 12% के अंदर रहेगा तो छोड़ेंगे और 7.5 लाख रुपए के ऊपर रहेगा तो लेकिन नहीं छोड़ेंगे. यार तू बहुत ज़्यादा सेव कर रहा है. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? यू आर एनीवे अर्निंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम. 7.5 लाख रुपए तक रहेगा तो हम लोग छोड़ने को तैयार थे, उसके ऊपर हम छोड़ने को तैयार नहीं रहते. तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, ये 14,40,000 में से एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 14,40,000 है, एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन 14,40,000 है. समझ रहे हैं मैं कैसे बोल रहा हूँ? और उसमें से 7,50,000 अपने को कट करना है. प्लीज टेल मी 14,40,000 में से 7,50,000 कट किया, कितना बच गया? कितना? 6,90,000 विल बी टैक्सेबल इन द करंट ईयर. इवन इफ आई एम पार्टिसिपेटिंग इन आरपीएफ तो भी टैक्सेबल हो गया. समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? अब ठीक से सोचने का है कि मेरे आरपीएफ का एक ओपनिंग बैलेंस रहेगा, मेरे आरपीएफ में एक एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, मेरे आरपीएफ में एक एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा. समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? क्लियर ना? थोड़ा सा मैं यहां पे लिखता हूं. अभी ये आपको ये पता चल गया ना? तो यहां पे लिखता हूं, मेरा आरपीएफ है, इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस है, इसके अंदर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन है और इसके अंदर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है. समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? ओके. एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इनकम होगा कि नहीं होगा करंट ईयर में? हम उनके ओपनिंग बैलेंस इज नॉट एन इनकम, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट एन इनकम. और मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? इधर 14,40,000 मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन था, बट इनकम कितना है? नील है. इनकम इज नील. यहां पे 14,40,000 मेरा एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसमें से इनकम कितना अभी कैलकुलेट किया हमने? 6,90,000 है. क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? बाकी का एग्जाम है, 7.5 लाख रुपए तक का एग्जाम है. और ओपनिंग बैलेंस कितना था? जस्ट एग्जांपल मेरा वहां पे 50 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है, जस्ट एग्जांपल. तो उसमें से इनकम कितना है? नील है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? गॉट द आइडिया? अब नेक्स्ट पॉइंट, मेरे प्रोविडेंट फंड अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था. मेरे प्रोविडेंट फंड अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस के बाद में इस साल में हर महीने में मैंने खुद ने अपने प्रोविडेंट फंड में 1,20,000 ऐसा डाला, मतलब 14,40,000 डाला है. बट वो इनकम नहीं है क्योंकि मैंने अपने खुद के अकाउंट में पैसा डाल के रखा हुआ है. उसके अलावा मेरे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में एम्प्लॉयर ने हर महीने में 1,20,000 डाला है, मतलब मेरे अकाउंट में 14,40,000 रुपये जमा हो गया है. उसमें से 7.5 लाख गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दिया है, मतलब 6,90,000 गवर्नमेंट ने टैक्सेबल कर दिया है. यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट पार्ट, अब ये ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? ओपनिंग बैलेंस के ऊपर प्रोविडेंट फंड अकाउंट मुझे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मेरा पैसा प्रोविडेंट फंड में पड़ा हुआ है तो वो लोग मुझे इंटरेस्ट नहीं देंगे. फिर मैं बोलूंगा उससे अच्छा प्रोविडेंट फंड में नहीं रखता हूँ, निकालता हूँ, बैंक पर रखूंगा, मुझे एफडी इंटरेस्ट मिलेगा कम से कम. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा प्रोविडेंट फंड ने मुझे. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस, इंटरेस्ट मिलेगा. ये जो 14,40,000 मैंने हर महीने में 1,20,000 करके खुद कॉन्ट्रीब्यूट किया, उसको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा. सिर्फ ओपनिंग बैलेंस के और 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि पूरा ओपनिंग बैलेंस साल की शुरुआत से लेकर एंड तक वहां पे पड़ा हुआ है. और ये जो 14,40,000 है, वो 14,40,000 में डायरेक्टली 12 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसमें से पहले कॉन्ट्रीब्यूशन के और 11 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे के ऊपर 10 महीने का, तीसरे के ऊपर 9 महीने का, चौथे के ऊपर, ऐसा करते करते लास्ट महीने के कॉन्ट्रीब्यूशन को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. समझ रहे मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? ओके. तो इसमें भी क्या मिलेगा? 12 मंथ्स फॉर होल ईयर. और यहां पे डिफरेंशियल नंबर ऑफ मंथ्स इंटरेस्ट मिलेगा, डिफरेंट नंबर ऑफ मंथ्स का इंटरेस्ट. कळतंय ना मी काय म्हणतो ते? इसके ऊपर भी मिलेगा सेम. समझने में कैसे बोल रहा हूं? तो गवर्नमेंट बोल रहा है लेकिन इसका गड़बड़ किधर है कि ये 14,40,000 में से 7,50,000 एग्जेम्प्ट है और 6,90,000 जो है ना वो टैक्सेबल है. लेकिन इंटरेस्ट इसके ऊपर भी मिलेगा, इसके ऊपर भी मिलेगा. क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसका तो कुछ टेंशन नहीं, इसका तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं. हमको टेंशन किसका है? एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन का. तो वर्डिंग कैसे बोला है देखो जरा, कि सीबीडीटी हैज वाइड रूल नंबर, सॉरी इधर देखो वर्डिंग क्या है, एनुअल एक्रीशन टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और एनपीएस और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड विच रिलेट्स टू एक्रीशन मतलब इंटरेस्ट, एनुअल एक्रीशन टू द क्रेडिट ऑफ आरपीएफ
which relates to the employer's contribution, employee contribution है, employer's contribution and is included in the total income on account of it being excess of rupees 7,50,000. 7.5 लाख रुपए के ऊपर एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है उस एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन के ऊपर का इंटरेस्ट का वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो सर वो सिंपल है ना, कितना है 6,90,000 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और इनको परक्यूजेट करके ऐड करो. मैं बोलूंगा अरे हाँ वो अभी तो उनको दिख रहा है, अच्छी बात है. अब सोच के देखो सेकेंड ईयर में क्या होगा. सेकेंड ईयर में ओपनिंग बैलेंस आएगा और सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस मतलब ये 50 लाख, ये 14,40,000 और ये 14,40,000 भी रहेगा और ये 50 लाख के ऊपर का इंटरेस्ट, ये 14,40,000 के ऊपर का इंटरेस्ट और ये 14,40,000 के ऊपर का इंटरेस्ट, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा. क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ. और फिर उसके ऊपर फिर से वो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट अगले साल देगा और अगले साल में उसको जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा उस ओपनिंग बैलेंस के अंदर थोड़ा पोर्शन 6,90,000 के ऊपर के इंटरेस्ट का रहेगा. क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ. तो उसका अपने को वैल्यूएशन कैसे करने का सीखने का है. दैट्स व्हाई दे हैव गिवन अ कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला. वो फार्मूला बाय हार्ट करना पड़ता है और कुछ नहीं. लॉजिक में सिखाने का कोशिश करूंगा लेकिन आपका जितना उम्र है, जितना एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से शायद वो विजुअलाइज करने को टफ जाता है. तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, हम लोग उसको फॉर्मेट जैसा दिया उसके हिसाब से कंप्लीट करते जाएंगे और एग्जाम का एक दिन पहले फिर से पढ़ने का है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. दैट इज द ओनली वे इन विच इट कैन बी डन. सो टीपी मतलब क्या, टैक्सेबल परक्यूजेट. अपने को कैलकुलेट करने का टैक्सेबल परक्यूजेट कितना है. कौन सा वाला 17(2)(7)(a) वाला. 17(2) का ये 1 2 3 4 5 6 7. समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ. 7A वाला परक्यूजेट अपने को कैलकुलेट करने का है. तो पीसी मतलब क्या होगा देखो, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 CCD एंड अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. PC1 मतलब क्या, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स of the employer's contribution in excess of 7.50 lakh to recognized provident fund or national pension scheme under section 80 CCD and approved superannuation fund for the previous year or years commencing on or after 1st April 2020 or other than current year, other than current previous year. बाद में TP1 मतलब aggregate of the taxable perquisite under section 17(2)(7)(a for the previous year or years commencing on or after 1st April 2020 other than the current previous year. R मतलब I upon FAVG. I मतलब क्या, I मतलब अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स ऑफ इनकम अक्रूड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह वगैरह. एंड FAVG मतलब क्या, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स ऑफ बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 CCD और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ करंट प्रीवियस ईयर प्लस अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स ऑफ बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वगैरह वगैरह ऑन द लास्ट डे ऑफ द करंट प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 2. एवरेज निकालने का, ये F एवरेज. क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ. इसमें से जो वर्ड बार बार आ रहा है ना, ये हम सिर्फ RPF ही लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखेंगे. बाकी का नहीं लिखा तो भी चलेगा. नेशनल पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 CCD अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, क्योंकि सबके लिए एक ही फॉर्मूला है, इसके लिए उन्होंने ऐसा करके रखा हुआ है. बट आप उसको RPF बोलो और बाद में याद रखो कि बाबा RPF के लिए यही फॉर्मूला है, वही NPS का फॉर्मूला है, वही अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड का फॉर्मूला है. तो बार बार वो लिखना नहीं पड़ेगा. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. ओके, तो ये बेसिक लॉजिक चलने वाला है अपने को और उसके हिसाब से अपने को कैलकुलेट करना है. पीसी का मतलब क्या रहेगा, प्रिंसिपल का कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन. टीपी का मतलब क्या रहेगा, टैक्सेबल परक्विजिट. PC1 मतलब प्रिंसिपल का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द लास्ट ईयर एंड TP1 मतलब टैक्सेबल परक्विजिट ऑफ द लास्ट ईयर. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. तो सबसे पहले क्या करो, ब्रेक ही ले लो. ब्रेक के बाद में हम लोग, क्योंकि वैसे भी 2 बजने को आ गया, खाना खा लो. खाना खाने के बाद में आपका शायद नींद उड़ जाएगा और नींद आता रहेगा तो फिर जल्दी से समझ में आएगा, क्योंकि नींद में कभी कभी हम लोग जल्दी समझ में आ जाता है. लेट्स सी. ओके, टेक अ हाफ एन आवर ब्रेक एंड देन वी स्टार्ट.